ऐसा लग रहा है कि अब मईशत का पहिया चल नहीं रहा बल्कि दौड़ने की नहज पे पहुंच चुका है। ये कोई नई बात नहीं है, माजी में भी होता रहा है, आइंदा भी हुआ। आप बताइए हमारे ऊपर शनि बैठा है या नहीं बैठा हुआ? चलते हैं उनके घर के डायरेक्शन देखकर हम खिड़की से आना जाना नहीं कर सकते। I would be a very genuine doctor. Sorry, I won't do that. I launched PRP in Pakistan. ये हमारे लिए बेकार है, हमें वो मेकअप आर्टिस्ट चाहिए था। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम दुनिया बोल है में। और मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी एंकर सहरिश ज़ोहैब। अस्सलाम वालेकुम सहरिश। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, वैसे ही हट्टे कट्टे बेहतरीन शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें सामने आई हैं सुबह सवेरे। और ऐसा लग रहा है कि अब मईशत का पहिया चल नहीं रहा बल्कि दौड़ने की नहज पे पहुंच चुका है, जो कि हम इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि बिल्कुल ऐसा ही हो। और इसके साथ साथ सियासी हलचल जो है ना वो भी हमें नजर आ रही है, क्योंकि मौलाना साहब ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब तो देखिए जी, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते रहेंगे बहुत सारे ऐसे पेंडोरा बॉक्सेस हैं जो कि खुलते रहेंगे। और अब ये पाकिस्तान की सियासत का एक अलमिया कह लीजिए या रिवाज कह लीजिए कि अब इल्ज़ामात की सियासत जो है वो चलेगी। बिल्कुल, तो जनाब फॉर्मेट को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम कोट शामिल करते हैं। तो कोट ऑफ द डे जो आज हमारे पास मौजूद है, आज की अच्छी बात, मौलाना रूमी का खूबसूरत कौल है कि कल मैं चालाक था इसलिए पूरी दुनिया को तब्दील करना चाहता था, आज मुझे अकल आ गई है इसलिए खुद को तब्दील कर रहा हूँ। कितनी मजे की बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। और ऐसा लग रहा है जैसे कि जरदारी साहब जो है वो लोगों से बात कर रहे हैं, मौलाना रूमी नहीं कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि देखो मिल के चलते हैं और मुफाहमत की कोई बात हो रही है। मतलब ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, आप खुद देखें मुफाहमत का तस्करा हो रहा है मौलाना रूमी साहब की जानिब से। बिल्कुल आपने ठीक कहा इस वक्त फ़हीम। और मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, जी जी, इस सारी सूरत हाल के अंदर मैच्योरिटी का भी यही तकाजा है। हाँ, अक्सर कहते हैं ना, कोई ये बोले कि हाथी उड़ रहा है तो आप बोले हाँ बिल्कुल उड़ रहा है, अपने काम से काम रखें, अपनी लाइन पे चलें। एग्जैक्टली, अकल का तकाजा भी यही है। अकल का तकाजा भी यही है और वक्त का तकाजा भी कुछ कह रहा है सहरिश। और वो बता रहा है कि बड़ी खबर का वक्त हो गया है, तो बड़ी खबर जो है वो आपके साथ शेयर कर ली जाए। दुनिया को कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बयान। पिच का पाकिस्तान की दर्जाबंदी बेहतर करने का ऐलान। एक्सचेंज एसोसिएशन की भी डॉलर 250 रुपए पर लाने की पेशगोई। मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं, मुआशी बहाली के सफर में बोल न्यूज़ भी हम कदम। मईशत मिशन के तहत अवाम में आगाही का सिलसिला जारी। और मोदी सरकार का आबी वार, दरियाए चनाब और रावी के बाद सतलज में भी पानी छोड़ दिया। बारिश तबाही के बाद सैलाबी रेला पाकिस्तान में दाखिल, आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम है। एनडीएमए की तैयारियों का जायजा। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, पाकिस्तानी तंसाजों ने साबित कर दिखाया। साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी दस्ते से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। और नाज़रीन, पोलो का बुलंद तरीन मैदान चित्राल की टीम के नाम, तारीखी शहडोल पोलो फेस्टिवल के सनसनीखेज मुकाबलों का इख्तिताम। फातेह टीम के कप्तान होंगे आज दुनिया बोल है के मेहमान। ये एनर्जी जो फ़हीम में आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं ना, इसी की पाकिस्तानियों को ज़रूरत है। और इस इंदौर आप फेस्टिवल कभी गए? मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाऊं। और जहां तक मैंने टेलीविजन पे देखा है जी, आउट क्लास व्यू, बेहतरीन लोकेशन और दुनिया का सबसे बुलंद तरीन मैदान वहां पर सजता है, ये भी एक एजाज। अच्छा, और माहौल जो होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है कि मेरा भी दिल चाहता है कभी ये फेस्टिवल हो रहा हो तो मैं जाऊं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि कभी इस मौके पर ना छुट्टी मिली और ना हम गए। तो खैर इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल में हमें छुट्टी दीजिए, हमें दौड़ जाने के लिए। बिल्कुल, चले कभी हम कवर करने चलेंगे डेफिनेटली यार। अगली ऐसी कोई आता है फेस्टिवल तो फिर हम इस ट्रॉफी को कवर करने के लिए जरूर जाएंगे। टॉप ट्रेंड जो है जी बिल्कुल, इस वक्त टॉप ट्रेंड में जो मौजूद है, पहला ट्रेंड वो है फिच। और ये बुनियादी तौर पर बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने पाकिस्तान की तवील-उल-मयाद गैर मुल्की करेंसी की दर्जाबंदी को
अपग्रेड कर दिया है। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग इशोर डिफ़ॉल्ट रेटिंग से अपग्रेड करके इसे CCC कर दिया है। और इसी हवाले से वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने भी ट्विटर पर जारी पैगाम में फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किए जाने की तस्दीक करते हुए इसे मुआशी बहाली के सफ़र की जानिब एक मस्बत कदम करार दिया है। बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तानियों के लिए, बहुत ज़्यादा। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जैसा हम शुरू में बात कर रहे थे कि मईशत का पहिया अब चलना शुरू हो गया है और दौड़ने की जानिब बढ़ रहा है। और इसी पहिए की एक कड़ी जिसको कल आपने ब्रेक भी किया था ड्यूरिंग द शो, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव भी ट्रेंड्स में शामिल है। कल पूरे दिन की ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी जहां आर्मी चीफ ने खिताब किया और कौम को यकीन दिलाया कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का विजन के तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को बतौर ज़रई मुल्क खुद कफील बनाना है। आइंदा 5 बरस में $50 अरब तक सरमायाकारी और 40 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा करना इस प्रोग्राम के तहत मुहैया किया जाएगा और फुल सिक्योरिटी भी जो है वो फराम की जाएगी। ऐसा ये तस्वीर अगर आप स्क्रीन पे देख रही हो तो आपको नजर आएगा कि 2 वजीर आला एक वजीर आजम का हाथ थामे हुए एक साथ मौजूद है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी और अच्छा, मैं बताऊं आपको, क्लाइमेट जो चेंज का चैलेंज हम लोगों को दरपेश है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की इनिशिएटिव्स लें। और ये ग्रीन पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और मैं ये चाहती हूँ कि आगे चल के भी इसी हवाले से मुख्तलिफ स्टेप्स और भी लिए जाएँ जिसकी ज़रूरत है। और पूरी दुनिया जो है वो इस चैलेंज के लिए पेशगी इंतजाम कर रही है, हमें भी करने चाहिए। क्लाइमेट कंट्रोल और ये ग्लोबल वार्मिंग जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनके लिए ये काम बहुत ही ज़रूरी है। और हम तो वैसे ही एक अरसे तक जो है वो ज़रई मुल्क रह चुके हैं, एग्रीकल्चर कंट्री रह चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी पैदावार जो है वो ख़राब होती रहेगी। अब इंशाल्लाह जो है उसे बेहतर करने का वक्त आ गया है और अल्लाह ने चाहा तो हम जैसे दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी जो है वो ज़रूर करेंगे। फिलहाल मैं एक मरतबा फिर आपको उस तस्वीर की जानिब ले जाना चाहूँगा जिसके अंदर वज़ीर आज़म साहब और पंजाब के निगरान वज़ीर आला और सिंध के वज़ीर आला जो हैं वो हाथ थामे हुए एक यकजहती का पैगाम दे रहे थे। उसमें वज़ीर आज़म साहब जो ओवरशेडो हो गए थे, थोड़े पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे। तो आप ये भी देख बाकी सूबों के वज़ीर आला क्यों मौजूद नहीं है? बाकी सूबों के वज़ीर आला क्यों मौजूद नहीं है? मुझे ये मेरे ज़हन में ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखें शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि जी हर जगह फोटो खिंचवाते हैं वो, पर हमारे वज़ीर आज़म देखें कितने प्यारे स्वीट हैं, वो ओवरशेडो हो गए और बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि जी मुझे लाइमलाइट में नहीं आना है। नहीं यहाँ पे वही थोड़ी जगह भी कम है तो फिर उन्होंने जरा थोड़ा सा कुछ मुरव्वत का मुजाहरा करते हैं। मैं तो पॉजिटिविटी ही दिखा रहा हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, ये पॉजिटिविटी है लेकिन एक वजह ये भी है कि जगह भी कम है। हाँ, जगह भी कम है। खैर एनी हाउ, पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव की तकरीब में आर्मी चीफ की मोटिवेशनल स्पीच ने जैसे मईशत में नई रूह फूंक दी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। आर्मी चीफ के इस बयान के बाद मुआशी मैदान से एकदम अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। कल ही बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवीलुल मयाद गैर मुल्की करेंसी की दर्जाबंदी को अपग्रेड कर दिया है और इसके बाद एक्सचेंज एसोसिएशन की भी पेशगोई है कि डॉलर की कदर जल्द 250 रुपए पर आ जाएगी। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें इकोनॉमिक एक्सपर्ट शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, कितनी अच्छी खबर है ये हमारे लिए जो हमारी दर्जाबंदी अपग्रेड हुई है? ये बात ये थी कि जब भी IMF का प्रोग्राम होता है, बहाल होता है, तो हमेशा जो है वो क्रेडिट हमारी रेटिंग जो है वो बेहतर हो जाती है। ये कोई नई बात नहीं है, माजी में भी होता रहा है, आइंदा भी हुआ। अच्छी बात है, हमें खुश होना चाहिए, लेकिन ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं है, ये रूटीन का अमल है। अच्छा शाहिद साहब, ये रूटीन का अमल है। अब एक बेसिक सवाल जो कि काफ़ी अरसे से चल ही रहा है, गर्दिश कर रहा है, डिफ़ॉल्ट का खतरा पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मंडरा रहा था और कहा यह जा रहा था कि अंदरूनी तौर पर हम डिफ़ॉल्ट हो भी चुके हैं। लेकिन अब मईशत की जानिब से एक अगर इस खबर को भी लें और इसी तरह की 1-2 खबरें और अगर सामने आती हैं तो आपको लगता है कि इस किस्म का अब कोई खतरा जो है वो मौजूद नहीं होगा? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो हमें ये प्रोग्राम मिला है 9 महीने का IMF का कर्जा है। 9 महीने सोच समझ के रखे गए हैं, इसलिए कि दिसंबर में हमारा अंदाजा ये है कि नई हुकूमत होगी और वो IMF के पास जाएंगे एक बड़ी कर्जे के लिए, लंबी मुद्दत का कर्जा। उसका फैसला होने में 4 महीने लग सकते हैं, यानी अप्रैल। तो तय ये हुआ है कि पाकिस्तान को उस वक्त तक डिफॉल्ट से बचाया जाए जब तक नई हुकूमत जो है IMF के कर्जे की दरख्वास्त दे जो बड़ी हजम का होगा। और उस वक्त तक अगर कोई हमें बड़ी हिमाकत हुकूमत ना करे या अगली हुकूमत ना करे
तो तवक्को यही है कि IMF से अगर ये हमें 3 अरब डॉलर मिलेंगे साथ में, उसके साथ हमारे दोस्त ममालिक से बड़े पैमाने पर रकूम मिलेंगी, उसके बाद आलमी मालियाती इदारों से मिलेगी, उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा, बॉन्ड्स बेचेगा, और हमें जो है जेनेवा कॉन्फ्रेंस में जो सैलाब के पैसे थे उसमें से कुछ मिल जाएंगे, इस्लामिक डेवलपमेंट जद्दा, यानी कर्ज़ों की रकम से जो सूदी बुनियाद पर होंगे। हम अगर कोई गलती ना करें तो इस बात का इम्कान यह है कि अगले बड़ा कर्जा लेने तक हमारी मईशत को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ना हो, लेकिन मईशत मुश्किलात में रहेगी, रुपए की कदर दबाव में रहेगा, हमारे रिजर्व दबाव में रहेंगे, हमारी महंगाई ऊंची रहेगी और हमारी शरह नमू सुस्त रहेगी। तो शाहिद साहब अभी सारी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि जो एक्सचेंज एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी पेशगोई की गई है कि हम डॉलर को 250 रुपए पर ले आएंगे। ये मुमकिन है या फिर बस ये सोचा ही जा रहा है? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि 200 रुपए पे आ जाए, लेकिन मुल्क और मईशत सियासत पर नहीं, ख्वाहिशों पर नहीं चला कर सकती। 250 रुपए पर आने का कतई कोई इम्कान नहीं है। हमारे एक ये है कि जो हुकूमत होती है उसको 100 बिस्मिल्लाह मदद करने के लिए लंबी लंबी बातें करते हैं। ये तमाशा अब ख़त्म होनी चाहिए। हमारा रुपया बेहतर यकीनन हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी बरामदात बढ़ानी पड़ेंगी, महंगाई कम करनी पड़ेगी, आपको तिजारती खसारा कम करना पड़ेगा, बजट खसारा कम करना पड़ेगा, सरमायाकारी बढ़ानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो ज़रूर बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि कोई इस्लाहात नहीं की और ये चीज़ें हो जाएंगी, तो हमारा मुल्क, हम तो चाहते हैं बहुत कुछ हो, लेकिन ये बात करना अहमकों की बात, जन्नत में रहना है। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है वो ज़रा सा गौर कर लीजिए। बड़ी अहम बातें उन्होंने की हैं। एक तो ये था, पहले समझ लें कि ये जो प्रोग्राम है इसका मकसद मईशत की बहाली नहीं है, इसको सिर्फ डिफ़ॉल्ट को पोस्टपोन करना है। इसका मकसद जो है अवाम को रिलीफ देना नहीं है, इसका मकसद मईशत की शरह नमू को तेज़ करना नहीं है, इसका मतलब ताकतवर तबकों से जो मराहत गैर ज़रूरी दी गई हैं वो वापस लेना नहीं है। लेकिन आपको जब आप इम्पोर्ट्स खोलेंगे तो रुपए की कदर पर दबाव आने वाला है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, 2 जुमले आप सुने तो कौम को गौर करने को होगा। वो ये फरमाते हैं कि अगली हुकूमत को हकीकी मानों में इस्लाहात करनी होंगी। अरे भाई, 30 साल से आपने नहीं की, पीपल्स पार्टी ने नहीं की, फौजी हुकूमत ने नहीं की, PTI ने वफाक और सूबे में नहीं की, तो अगली हुकूमत कैसे कर देगी? अगर कुछ करना था, हमें ये पता है कि शहबाज शरीफ साहब से मुझे कभी ये तवक्को नहीं थी कि थोड़े अरसे में वो इस्लाहात करेंगे, मगर जो हमारी डिमांड उनसे थी वो ये थी कि आप बजाय इसके कि अगली हुकूमत में छोड़ें, इस्लाहात को कानूनी शक्ल दें, कौमी सलामती कमेटी में बैठ के अगली हुकूमत कोई भी आए, ये आए, दूसरा आए, तीसरा आए, चौथा आए, वो पाबंद हो कि वो इन इस्लाहात को करेगा, क्योंकि कोई पार्टी नहीं करेगी। और अगर वो इस्लाहात खुदा न खास्ता अगली हुकूमत को हम कानूनी शक्ल दे के मजबूर नहीं करते तो वो इस्लाहात कभी नहीं होंगी। उसकी वजह मैं आपको बता दूं ताकि क्लियर हो जाए। हमारा पिछले 5 वर्षों शाहिद साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस पॉइंट को भी जो है वो जरा ऐड कर लीजिएगा अपने जवाब के साथ ही, कि आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, जो स्पीच है कल इसी प्रोग्राम के तहत उन्होंने की है? उसे भी अच्छी बात है, लेकिन दुनिया और मईशत जो है तकरीरों पर नहीं चला करती, चाहे कोई भी हो। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये आती है इस्लाहात से, ये आती है माशी पॉलिसियों से, ये आती है मईशत की कारकर्दगी से। देखिए, हमारा बहुत एहतराम है उनका, लेकिन इससे पहले आर्मी चीफ ने अमेरिका से कहा कि आप हमारी सिफारिश करें IMF से कि हमें जल्दी कर्जा मिल जाए। तो जो तारीख तय हुई थी उन्होंने उससे आगे बढ़ा दी। हमारे मुल्क में हमारी फौज है, हमें बहुत इज्जत है, लेकिन मईशत के मामले में तकरीरों से अगर मसले हल हो जाया करते तो फिर फौजी हुकूमतें जो लंबे अरसे तक रही थी वो मईशत को ठीक करके चली जाती, नहीं गई। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात करनी चाहिए, खामखा नेगेटिव ना करें। लेकिन ये समझना कि जी आपने एक कमेटी बना दी तो हमारे पास जो है ना वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा शाहिद साहब, ये इंपोर्ट पे जो है वो इस हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी, लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पे भी कुछ अर्सा पाबंदी रही, उससे कोई खास खैर का फायदा देखने में नहीं आया। तो ये क्या वजह थी? जबकि दीगर ममालिक में अगर आप देखें, टर्की की आप अगर एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर भी इस किस्म के इकदाम किए गए थे, पर यहाँ पर उसका कोई फायदा नजर नहीं आया। इसे भी ऐड कीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, आपका अहम सवाल है, लेकिन फायदा ये 21 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स आपकी एक साल में कम हुई हैं, 21 अरब डॉलर की, लेकिन साथ में रेमिटेंस भी कम हुई, साथ में बरामदात भी कम हुई, और आपका ग्रोथ रेट जो है 0.3 हुकूमत कह रही है, वो तो मनफी होने वाला है। तो बात ये थी कि इंपोर्ट्स कम आप एक हद से ज़्यादा नहीं कर सकते। आलमी हमारा कमिटमेंट है, IMF के साथ भी कमिटमेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है, इसीलिए हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इंपोर्ट्स को खोलेंगे। वैसे ज़रूरी भी था, इसलिए कि जब आपने 21 अरब डॉलर कम किया तो आपका ग्रोथ रेट मनफी चला गया,
और आपका जो, अगर मैं आपको बताऊं, जिस साल ये हुआ है तो हमारा जो है रुपए की कदर जो थी 204 से 285 पर आ गई। तिजारती खसारा जरूर कम हुआ, रिजल्ट भी हमारे गिर गए, ग्रोथ रेट भी गिर गया, और महंगाई बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए, जब तक इस्लाहात नहीं होंगी, चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। आपकी नज़र में अब जो सिचुएशन है, बेहतरीन वक्त तो ऐसा है कि भी फौरी तौर पर की जाए, लेकिन ज़ाहिर भी केयर टेकअप सेटअप आएगा, चीज़ें चेंज होनी, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कैसे, कब, होना क्या चाहिए इमीडिएट बेसिस पे? जी, बड़ा अहम सवाल है। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं कि ये कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाएं और उसमें ये कानून साजी करने का फैसला करें, और कानून साजी कर लें कि कोई भी हुकूमत आए, अगर वो उससे डेविएट करती है तो उनका इलेक्शन नल एंड वाइड हो जाएगा, उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। वो ये होगा, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे 10 लाख से ज़्यादा के ऊपर, और GST जो 18% है उसको 7.5% पे लाएंगे ताकि आवाम को फ़ायदा हो। पेट्रोलियम लेवी जो भत्ता है 18 रुपये लीटर, उसको सिफर करेंगे। तालीम और सेहत का बजट बढ़ाया जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके बरामदात बढ़ाएंगे, और तवानाई के शोबे में इस्लाहात करेंगे। अगर ये चीज़ें मीशत को दस्तावेजी बनाएंगे, उससे क्या होगा कि 7,000 अरब रुपए हमारी टैक्सों की आमदनी बढ़ेगी, मालदार लोगों से टैक्स दिया जाएगा, और जो गरीबों को कुचला जा रहा है वो ज़रा कम होगा, मुतवस्सित तबकों को जो ज़रा कम होगा। और ये वाहिद तरीका है कानून इस्लाहात को कानूनी शक्ल देने का फैसला इंतखाबात से पहले करना, क्योंकि 30 साल में अगर बिल्कुल इस्लाहात को कानूनी शक्ल देने का फैसला अगर इंतखाबात से पहले हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। शाहिद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें से। बेहतरीन पॉलिसी यही होनी चाहिए कि एक स्ट्रेटजी बनाई जाए जिसको भले मिसाक मईशत का नाम दिया जाए, और आगे आने वाली जो भी हुकूमत नहीं बल्कि हुकूमतें हों अगले 20-30 साल के लिए, उनको पाबंद किया जाए कि आपने इसी को फॉलो करना है, ताकि मुल्क को किसी भी तरह का एटलीस्ट सियासी तब्दीलियों से नुकसान न पहुंचे। एग्जैक्टली, बड़ी खूबसूरत बात आपने भी की, और शाहिद साहब भी यही कह के गए। लेकिन सवाल यहाँ पर यही आ जाता है कि जो लोग इन इलेक्शंस को और इन हुकूमतों को मदद फराहम करते हैं, जो अपने इनकी कैंपेन्स चलाते हैं, अगर ये सब कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? ये एक सवाल है, इसका जवाब तो खैर फिलहाल मेरे पास भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शोहदाए पाकिस्तान को बोल न्यूज़ का सलाम है। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम खिराज अक़ीदत पेश करती है। सिपाही साकिबुर रहमान शहीद निहायत निडर, रहमदिल और वतन पर मर मिटने का आज़म रखने वाले सिपाही थे। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार सिपाही साकिबुर रहमान ने दिफाए वतन की खातिर शहादत को गले लगाया। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, मुलाहिज़ा कीजिए। माँ के पैर हैं या जन्नत के दरवाजे, इनके पाँव को छूना। औलाद तो दुख तो है, लेकिन जब मैंने सुना है कि वो शहीद हो चुके तो मुझे फख्र महसूस हुई। वो कहता था कि मैं ख़ानदान का और आप लोगों का, वालिदैन का मैं नाम रोशन करूँगा, और वाकई ऐसा हुआ। रब ने कि मैं खुद भी आर्मी से रिटायर हूँ। जब ये छोटा था वो मुझे वर्दी में देखता रहता था, तो ज़रूरी बात है उससे मुतासिर होके वो यही कहता था कि मैंने पाक फौज में जाना है। अल्लाह का करम है कि हमारे ख़ानदान को एक शहीद नसीब हुआ है, और हमें फ़ख्र है इस बात पे। 9 मई का जो वाक़या हुआ है पाकिस्तान में, तो ये जो शहीदों की बेहुरमती हुई, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे शहदा के लिए, ये आप लोग खुद सोचें कि इनके माँ बाप, बहन भाई, किसी की जो है ना बच्चे, इनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। जिसमें हमारा बच्चा साकिबुर रहमान ये भी बीच में शामिल है, ये भी शहीद हुआ है। जिन्होंने अपने शहदा की बेहुरमती की, उनकी कदर नहीं की, तो वो जो है ना वो कौम बर्बाद हुई है। अपने शहदा की कदर करे, उन पे फ़ख्र करे और फौज का साथ दे। साकिबुर रहमान है हमारा बच्चा, ऐसा हज़ारों साकिबुर रहमान जो है ना हम इस मिट्टी पर, इस पाकिस्तान पे हम इंशाल्लाह कुर्बान करेंगे। मैं देखती जाऊं उसकी हंसती आँखों में आँखें डाल। शहदाए पाकिस्तान को बोल न्यूज़ का सलाम है। हमारे शहदा हमारा फ़ख्र है और हम अपने हर लम्हे में याद रखते हैं। बेशक जी, उन्हीं की वजह से जो है वो हम चैन की नींद सोते हैं। तो हमें ये सोच लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए
कि कोई भी बात करने से पहले इस बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वो बॉर्डर पे जाग रहे हैं, इसलिए हम घर में सुकून से सो रहे हैं। अब एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं नाजरीन कि बल्कि ख़बर क्या शेयर करते हैं, इस खबर में मौजूद शख्सियत से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। खबर यह है कि एक पाकिस्तानी शहरी साकिब रहमान ने कुछ वक्त पहले साइकिल का तवील सफ़र करते हुए सऊदी अरब में एंट्री दी थी, लेकिन हज सीज़न के बावजूद सऊदी हुकूमत ने इन्हें हज का वीज़ा नहीं दिया। साकिब रहमान ने मुल्तान से साइकिलिंग शुरू की थी, जिसके बाद वो बलूचिस्तान से ईरान में दाखिल हुए। ईरान से शारजा, दुबई, अबूधाबी, रियाद और मदीना मुनव्वरा से होते हुए 85 दिनों में 5600 किलोमीटर का सफ़र करके मक्का पहुंचे थे। साकिब रहमान का हज सीज़न में हज वीज़ा जो है वो उन्हें नहीं मिला। यकीनन कोई ना कोई पॉलिसी कोई होगी। किसी बड़ी शख्सियत से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई और साकिब उम्रा अदा करके अब वापस पाकिस्तान आ गए हैं। ये मामला आखिर हुआ क्या, वीज़ा क्यों नहीं मिला, ये सब जानने के लिए हमने इस वक्त साकिब से रब्ता भी कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम साकिब। जी वालेकुम सलाम। साकिब, ये आखिर क्या वजह हुई कि आपको वीज़ा नहीं मिला और आपको फिर साइकिल पर सफ़र करके वहाँ पहुँचना पड़ा? कोई वजह उन्होंने क्या बताई थी आपको? देखिए जी, मैंने मुल्तान से अपना सफ़र शुरू किया उमरा और हज बैतुल्लाह के लिए, मगर जो हमारे डीजी हज है वहाँ मक्का में, उन्होंने मिलना भी गवारा नहीं किया और कोई भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमारी कदर नहीं की। और जो सऊदी गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत कदर की, होटल भी दिया मदीना मक्का में, और उन्होंने कहा कि अगर आपकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें लेटर लिख देती है कि आप इनको हज करवाया जाए, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई लेटर नहीं लिखा, हमारी कोई भी वहाँ पे बात नहीं सुनी गई। तो इस वजह से उम्रा करके वापस आना पड़ा, बड़ी ईद से 10 दिन पहले पाकिस्तान में वापस आना पड़ा। अच्छा जी साकिब, सबसे पहले तो आपको उम्रा बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बड़ा ही यादगार सफ़र रहा, 85 दिन का ये सफ़र और हज़ारों किलोमीटर जो है वो आप साइकिल करते हुए, यकीनन जज्बा ईमानी से आपका दिल जो है वो लबरेज़ होगा, इसी वजह से आप वहाँ पर पहुँचे थे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि साकिब, आपने इस सफ़र के आगाज़ से पहले या सफ़र आगाज़ करने के कुछ दिनों में ही, कुछ दिनों के दौरान हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया था कि आप ये सफ़र करने जा रहे हैं या आपको वीज़ा इशू किया जाए? क्योंकि देखिए, हज का जो है एक कोटा होता है, एक वीज़ा जो है वो आपको दिए जाते हैं सऊदी हुकूमत की जानिब से और उन्हीं के तहत जो है वो हज अदा किया जाता है। ऐसा आपने कुछ किया था राब्ता पहले, या बस वहां जाके पहुंचने के बाद आपने कहा कि जी अब मुझे इजाजत दी जाए हज करने की? वहाँ पर जब पहुँचे हैं, वहाँ पे सऊदी अरब में जो डीजी हज थे, जो पाकिस्तान के वहाँ पे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, सफारत पाकिस्तान, सबसे मिलने की कोशिश किया तो किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। इसमें लाहौर से पैदल गए थे शान अली, वो भी वापस आ गए और मैं भी वापस आ गया। हमें हज की परमिशन नहीं दी गई। हमने 3 महीने का सफ़र तय किया, ईरान, शारजा, दुबई, अबूधाबी, ये कोई 5600 किलोमीटर का ये सफ़र, जो कठिन सफ़र था, मुश्किलात बहुत थी, ये हमने करके वहाँ पहुँचे थे। इसमें हमने ये देखा है, आपसे पहले भी माशाल्लाह आप कई ऐसे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो कि उम्रे की अदायगी के लिए पैदल या फिर साइकिल पर सफ़र करके सऊदीया पहुँचे हैं। आप जब वहाँ पर गए तो हज का वक्त हो गया था, लेकिन आप इससे पहले उम्रे की नीयत से घर से निकले थे, ऐसा ही है? जब आपने वहाँ पे हज की इजाज़त मांगी, परमिट मांगा जाता है, तो क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे? कोई जवाब तो पेश किया गया होगा? हम लोग उम्रे के वीज़े पर गए थे और यहाँ पे हमें बताया गया कि वहाँ पे डीजी हज हैं, वो पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनकी पूरी वो प्रमोट करते हैं उनको, मगर जो डीजी हज है वहाँ पे उन्होंने हमसे कोई मुलाकात नहीं की। हालांकि हम उनके ऑफिस के बाहर बैठे रहे, उन्होंने कोई भी हमसे मुलाकात करने की कोशिश नहीं की। ठीक है साकिब, आप ये बात सही कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे मुलाकात नहीं की, ये एक गलत तरीक़ाकार है। आप साइकिल पर वहाँ पर गए हैं, पाकिस्तान से एक लंबा आपने सफ़र तय किया है, मुलाकात ज़रूर करनी चाहिए थी। लेकिन आपको एक बात मैं यहाँ पर आपके शेयर करना चाहूँगा कि जो लोग वहाँ पर काम करते हैं सऊदी अरब में, अगर हज का सीज़न हो तो उन्हें भी हज नहीं करने दिया जाता जब तक कि वो अपने कफील से परमिशन ना ले लें, और उसके साथ साथ एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। ये सऊदी हुकूमत की जो है वो एक फॉर्मेलिटी आप इसे कह लीजिए या उनकी एक रिक्वायरमेंट कह लीजिए कि ये है। तो मेरे ख्याल में आप अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर उम्रा करके आए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है और बड़ी खुशी की बात है कि आपने जो है वो वहाँ पर उम्रा जो है वो परफॉर्म कर लिया। हज इंशाल्लाह अगर नसीब में हुआ, किस्मत लिखा हुआ तो मेरे दोस्त आगे बड़ी उम्र पड़ी है, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। देखिए जो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी थी वो कहते हैं हम आपके लिए चंदा इकट्ठा करेंगे, हम आपके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, एक दफ़ा डीजी हज तो आपसे मिल ले।
अगर डीजी हाजी हमें मिल लेते, कोई प्रॉब्लम बताते कि आपने फीस भरनी है, तो जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी जिन्होंने रास्ते में बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, तो उन सब ने कहा था कि हम आपके लिए फीस इकट्ठी करेंगे। कम से कम डीजी हाजी हमसे मुलाकात तो कर लेते, कोई वजह थी वो बता देते, तो इस तरह हम हज कर लेते। ये एक पाकिस्तान का नाम रोशन होना था। हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए थे। ईरान से गुजरे, ईरान का परचम लगाया साइकिल के ऊपर, दुबई में गुजरे, दुबई में लगाया, सऊदीया का परचम लगाया। हमने पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा पेश तो किया। साकिब, सफर आपका कैसा गुजरा? रास्ते में कहाँ कहाँ रुके? कोई ऐसा वाकया जो कि आपको हमेशा याद रहेगा, वो हमसे शेयर कीजिए। देखिए जी, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अपने घर में बुलाया था। अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी, बहुत आसानियाँ पैदा की। हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, बंगाली भाई, इंडियन जो कम्युनिटी थी, लोग सब ने इज्जत दी, और सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत इज्जत दी। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ सऊदी गवर्नमेंट का भी और पाकिस्तान के लोगों का भी, जिन्होंने बहुत इज्जत दी, और माशाल्लाह काफ़ी आसानी पैदा हुई इस सफ़र में। सही। अच्छा, तो साकिब मुझे ये बताएगा, साइकिल का सफ़र कैसा मतलब आपको लगा? हम देखते हैं कि लोग पैदल भी जाते हैं, जहाँ थक जाते हैं वहीं पर आराम कर लेते हैं, फिर पाकिस्तानी जो मिलते हैं वो बड़ी खुशी के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं कि भाई आप इतनी बड़ी सादत के लिए पैदल जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो सियाचिन 11वीं साइकिल पर जा चुका हूँ, और पहला पाकिस्तानी हूँ जो K2 बेस कैंप तक भी साइकिल पे जा चुका हूँ। तो ये मेरा सफ़र एक इंटरनेशनल टूर था, और ये मैं साइकिल पे उम्रा की अदायगी हासिल करना चाहता था और हज की। तो इसमें रास्ते में मुश्किलात तो बहुत आती हैं। मैंने मस्जिद के अंदर भी स्टे किया है, पेट्रोल पंप जो सहरा में वो जो ऊँट पालने वाले होते हैं उनके पास भी मैंने स्टे किया है। जहाँ पे जगह मिल जाए रात को स्टे करना होता है। तो ये चले, बड़ी सादत की बात है कि माशाल्लाह आप इस सारी मेहनत के बाद आपकी ये मेहनत वसूल हुई कि आपने उम्रे की अदायगी आपकी हो गई। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया साकिब, आप हमारे साथ आए। वाकई जी, बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब आप दिल में जो है वो कोई नियत करके जाएं और वो हो जाए। ठीक है, हज नहीं हो सका सारी, इंशाल्लाह आगे भी जो है बहुत उम्र पड़ी अल्लाह ताला ने, अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा हुआ ज़रूर होगा। फिलहाल नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। इंशाल्लाह वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होंगे। दुनिया बोल है में मैं और सारिश आपके साथ हूँ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बेहतरीन है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम दुनिया बोल है में। और अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान से बहुत अच्छी अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए आ रही हैं। उसी में से एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एजाज़, मालदीव में होने वाली साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के तीनों ने नाज़रीन मेडल जो है वो जीत लिए। इन मेडल्स में आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूं। आप इतने एक्साइटेड मत हो, क्योंकि आपने बॉडी बिल्कुल नहीं बनाई हुई, आप यहाँ नहीं जा सकते। मैंने बनानी है, इसी वजह से तो मैं एक्साइटेड हूं। इस मुकाबले में लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स मिल गए उनको। पाकिस्तान के शहजाद कुरैशी ने 80 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इब्राहिम खान जूनियर कैटेगरी के 75 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। और पाकिस्तान के ही शाहिदुल्लाह ने 70 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गोल्ड मेडलिस्ट शहजाद कुरैशी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप इनसे टिप्स लें, फिर आप जा सकते हैं। मैं बिल्कुल जी इनसे टिप्स लेने वाला हूँ। शहजाद भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप जो है वो इस चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड लेकर आए हैं। और बेहतरीन, मतलब दंगल वाली फीलिंग आ रही है कि जी मारे छोरे गोल्ड लावेंगे, और आप जो है वो गोल्ड ले आए, तो बड़ी ज़बरदस्त। ये इसके साथ साथ और कितने टाइटल्स हैं आपके पास? इसके साथ साथ मेरे साथ मैंने 4 मेडल्स और जीते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से? सबसे पहले मैंने वर्ल्ड खेला, उसमें सिल्वर मेडल हुआ था। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद मैंने एशिया खेला, उसमें मैं गोल्ड हुआ था, वो भी मालदीव के अंदर हुई थी। अच्छा। हाँ, 2022 के अंदर। फिर 2022 के अंदर ही मैंने मतलब अपना थाईलैंड गया था, वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। फिर और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज। अच्छा, मैं ये जरा ये ट्रॉफी दिखा दूँ। ये ट्रॉफी भी बॉडी बिल्डर्स की तरह बड़ी भारी भरकम, ये हल्की नहीं है, और बॉडी बिल्डर भी उठा सकते हैं। हाँ, और ये जो इसके ऊपर मेडल है, ये मेडल आपको 80 किलोग्राम की कैटेगरी में मिला हुआ है। गोल्ड मेडल है ये, और ये भी बहुत भारी है, ये भी बहुत भारी है। तो ये शहजाद साहब कितनी मेहनत की है? ये 3 मंथ की मेहनत की। 3 महीने की बस?
और पिछले जो बाकी 20-22 साल लगाए हैं वो भी तो बताएं ना। 3 महीने में तो लड़के कहेंगे लो जी जिम का एड्रेस बताओ हम पहुंचे। 3 महीने में बन जाती है वैसे। 3 महीने में बन जाती है। खाते क्या है आप? मैं डाइट लेता हूँ अपनी, मेरी डाइट ज़्यादा टफ है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। हाई प्रोटीन? नहीं, मैं प्रोटीन तो लेता हूँ साथ साथ, मतलब जो मेरी मील्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मतलब क्या 6-7 आप पोर्शन डाइट लोगे? 8 मील्स हैं। ठीक है जी, पोर्शन कंट्रोल हो गया। पोर्शन कंट्रोल इसमें आप कार्ब्स ले रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, इसके अंदर थोड़े फैट्स भी होते हैं, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, मैं एक मिनट भाई सीधी बात हम करेंगे। ये सभी हम लोग डाइटिशियन से भी सुनते हैं कि आप पोर्शन मील्स नहीं और ये खाएं इतना खाएं। आप खाते क्या है सब मील्स में, ये बताएं। खाते को छोड़ो, ये बताएं लगाते क्या है जी? स्टेरॉइड ले रहे नहीं ले रहे? सबसे पहला बॉडी बिल्डर से मेरा सवाल होता है। ये तो कोई भी आपको नहीं बताता भाई। नहीं तो मतलब ले रहे हैं? देखिए पाकिस्तान के अंदर सब लेते हैं। ये छोटे से डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबले के अंदर भी वो भी बिना लिए नहीं आता है। ओके, इलीगल तो नहीं है ना? लीगल वाले लेते हैं। लीगल जाहिर है। आप अब इसके साथ नहीं देखें, इसके साथ कोच आपका जो आपको ये चीज़ें यूज़ करवा रहा है उसको क्वालिफाइड होना चाहिए। ये नहीं कि जिम का एक ट्रेनर है वो भी आपको लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरा जो पूछने का मकसद था वो ये था कि ये उबली हुई कीमा, उबली हुई चिकन, ये हमसे तो नहीं खाई जाती। ये कौन लोग हैं जो खाते हैं? नहीं देखें, इसके अंदर टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट डालना पड़ता है इसके अंदर। वो कैसे डालते हैं ना, बताएं ना। देखिए इसमें शिमला मिर्च भी डलती है इसके अंदर, इसमें जीरा भी डलता है, इसमें काली मिर्च भी डलती है, इसमें सारी चीजें मसाले डाल के बॉयल बिल्कुल नहीं होती। जी। तो आप ट्रेनिंग डेली कितने घंटे बल्कि करते होंगे आप? मेरी ट्रेनिंग होती है मतलब जैसे सुबह के अंदर 1 घंटा ट्रेनिंग है, शाम में 1 घंटा ट्रेनिंग है और आधा घंटा कार्डियो। अच्छा शहजाद भाई, मुझे ये बताइए, आपने ट्रेनिंग का जैसे बताया, अब आजकल जिम में जो है वो डेज जो है वो डिवाइड कर दिए गए। जी। तो आप भी उसी तरीके से कर रहे हैं? मंडे चेस्ट डे हो रहा है जी, ट्यूसडे बैक डे हो रहा है, सब जाहिर सी बात है। एक दिन तो सारी नहीं वर्कआउट हो सकता ना, तो इसलिए इसके डे वाइज होते हैं। ओके। जैसे मैंने तो तैयारी करनी है, मैं तो 2 टाइम ट्रेनिंग करूंगा। सुबह एक पार्ट्स करना है बॉडी का ताकि उसको थोड़ा रेस्ट देके, ताकि बॉडी को रिलैक्स करके फिर शाम को दूसरा पार्ट्स करना है। सही है। तो 2 दिन अगर आप दिन में 2 बार एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये श्रेड के लिए मतलब लीन हो जाएगा, लीन भी रहे और बड़ा भी होना चाहिए। अच्छा शहजाद साहब, बात ये है कि हमारे मुल्क में जितने भी ये बेचारे बॉडी बिल्डर्स हमारे पास आते हैं वो एक शिकवा करते हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं होते, हमें फंड्स नहीं मिलते, मुकाबलों में पार्टिसिपेट करने के लिए हमने जाना होता है। आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? देखिए मुझे तो सपोर्ट जो हमारे CEO हैं कुंवर मोहित साहब हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा। सारा मेरा स्पॉन्सर वही है जो मुझे मतलब बाहर भेजते हैं, जो वहाँ की फीस वगैरह है वो वही पे करते हैं। तो आप लोग अपील क्यों नहीं करते, मिलके क्यों नहीं बात करते हुकूमत से कि भी आप असल में आप लोगों ने एक ये भी सजेशन ऐड ऑन कर दूं मैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो 8-10 बनी हुई है। ये ज़्यादा 10 बनी हुई है। हाँ। अगर ये एक हो ना तो फिर गवर्नमेंट सपोर्ट करे। बिल्कुल। अब किसी ने अपनी अलग बनाई हुई है, वो बोलता है ये मेरी फेडरेशन है, उसका मिस्टर पाकिस्तान है, उसका मिस्टर सिंध है, उसका कराची है। ये एक होना चाहिए। और एक चीज मैंने और भी सुनी है, कंट्रोवर्सी, एक दूसरे की टांगे भी खींचते हैं आप लोग। बहुत है, ये तो इसको नहीं जाने देंगे, इसको रोक लो किसी तरीके से, हम जाएंगे। ये क्यों होता है भाई? अभी थोड़े दिन पहले आपके इवेंट प्रोग्राम में एक बंदे आए, वो भी आए हुए थे, वो भी गए थे बाहर लेके टीम पूरी। जी। उनके भी लड़के मेडल जीते थे। तो हमारा तो पूरा लीगल तरीके से होता है, हम जो जाते हैं पूरे लीगल तरीके से जाते हैं। हमारे बोर्ड जो है वो हमें लेटर देता है, लेटर दे के हम लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ से इन्विटेशन आता है। तो इन्विटेशन नहीं आएगा कैसे चले आएंगे? देखिए जितनी भी एसोसिएशंस बनी हो, फहीम एक बात है, अगर एक शहजाद साहब हैं, इन्होंने अपनी बॉडी पे मेहनत की है, अपने आप पे मेहनत की है, 22 साल की मेहनत है, और अगर ये किसी कॉन्टेस्ट में जाके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये इनका राइट है। कोई दूसरी एसोसिएशन वाला यहाँ आपकी टांग क्यों खींचेगा? यही बात अब अगर खींच रहा है तो चलो ठीक है, ये तो एक इंसानी नेचर है, खींच रहे हैं। जो इतनी मेहनत की है, जो बॉडी आपने छुपा रखी है टी-शर्ट के पीछे, जरा हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी पोजिंग तो दिखाएं ना यार। आप माशाल्लाह गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। गोल्ड मेडल आप इसमें डाल दें, पोजिंग होनी चाहिए, इनके डोले पे डाल दें और अपने डोले हमें दिखाएं। थोड़ी पोजिंग होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई हमने जिम ज्वाइन करना है। आज माइक लगा हुआ आपके पास, ज्यादा आगे नहीं, निकाल दें, दोबारा लगा दें, कोई टेंशन नहीं है जी। एंड में पंजा लड़ाने का मुकाबला भी होगा जो कि मैं जीतूंगा, ठीक है भाई, प्लीज थोड़ी इज्जत रख लीजिएगा, मैं जीतूंगा इंशाल्लाह। ये फहीम की पूरी कोशिश होती है कि वो थोड़ा सा जरा कुछ खतरनाक भाईजान, ये तो नहीं, मैं नहीं लड़ा रहा पंजाब, मेरा कैंसिल। भाई थोड़ा जूम करें, ये आप चेक कर रहे हैं, ये आ गया जी खतरनाक, ओह माय गॉड। अच्छा कि जब कोई मुकाबला होता है तो बड़ा ना बॉडी के ऊपर कुछ लगाते भी हैं, वो वहाँ कुछ बेस होता है गोल्डन क्या लगाते हैं वो गोल्डन सा? बॉडी जेल होती है, उससे कट्स जो है ना वो सारी वेन्स वगैरह वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती हैं। क्या बात है सर, बेहतरीन, जबरदस्त।
जबरदस्त शहजाद भाई, वाह वाह वाह। वहीं आप लोगों के कपड़े उतरवा रहे हैं शो में बुला के? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो देखें, ये एजाज की बात है। इससे जो है ना लोगों में इंस्पिरेशन आएगी और लोग कहेंगे कि नहीं भाई आ जाओ, अब हम जो है वो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वैसे आप मशवरा देंगे यंगस्टर्स को कि इस तरह माइक लगा लें और ऊपर से लगा लें आप टी-शर्ट के, भले खैर। हाँ। अच्छा शहजाद साहब, मशवरा देंगे जो यंग जनरेशन आगे इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहती है? कि आएँ और ज्वाइन करें। हाँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हमारी जो नई जनरेशन है वो नशों की तरफ, मोबाइल फ़ोन्स की तरफ, रातों में जागना, शॉर्टकट भी चाह रहे हैं, टीके लगा के वो कहते हैं हम फटाफट नहीं ऐसा नहीं है। आएँ, अपनी फिटनेस करें, जिम ज्वाइन करें, डाइट पे रहें, अच्छी डाइट करें, हेल्दी डाइट लें। क्योंकि आजकल जो लड़के हैं ना वो ऐसे हैं, और उन्हें चाहिए प्रोटीन शेक। नहीं, खा लें, वो प्रोटीन ना भी पिए, खा लें। ये बताया ना उनको, डब्बे खरीदने के लिए लाइन में लगे होते हैं 20-20 डब्बे ना खरीदें भाई, डब्बे ना खरीदें। आपको चाहिए आप जिम जाएं, वहाँ पे आप 6 ट्रेनर के पास जाएं जो इसको कुछ पता हो, इसको नॉलेज हो, ताकि ये कैसे पता चलेगा कि इस ट्रेनर को पता है कुछ? मेरे पास आए, टाइटल है इनके पास, आपके पास तो आए, लेकिन जिसने अपने गली मोहल्ले के जिम में जाना है वो क्या करेगा? नहीं, गली मोहल्ले के जिम में भी जाएं तो जिम के ट्रेनर से कुछ ना लें। पहली बात ये, जिम के ट्रेनर से बेहतर बन जाता है बिला वजह, टी-शर्ट भी वही दे रहा है, हाँ, प्रोटीन भी वही दे रहा है, वो ना लें। सिर्फ जिम जाएं और अपनी ट्रेनिंग अच्छी करें। जो घर में खाना बना वो भी खुशी से खाएंगे तो उसमें भी बॉडी बन जाएगी। हाँ जी, खुशी से खाना है। नहीं वो कह रहे हैं भाई कद्दू गोश्त बनाया ना घर में तो खुशी से खा लो, झगड़ा मत करो, खुश रहोगे तो जो माँ बाप, क्योंकि आजकल वसाइल इतने हैं लोगों के पास, माँ बाप जो खिला रहे हैं वही खा लें खुशी से। अच्छा, रेस्ट कितना जरूरी है शहजाद भाई, ये बताएं? रेस्ट तो 8 घंटे कम से कम। 8 घंटे कम से कम आपको रेस्ट जरूरी है। डॉक्टर्स जो बताते हैं कि 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, एक शहजाद साहब, एक वजह और भी है, जो लड़के बेचारे अब इस तरफ नहीं आ रहे, महंगाई की वजह से इसकी डाइट को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बताऊं क्योंकि डाइट बहुत मुश्किल है। क्योंकि चिकन ही अभी ले लें 1200 रुपये किलो है। बिल्कुल ऐसा ही है। अंडे ले लें अभी 250-300 रुपये किलो दर्जन अंडे। हाँ। देखिए, हमारे मुकाबले में दूसरे मुल्कों में सस्ते हैं। अभी हम मालदीव गए थे, वहाँ सस्ता है, पर यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो महंगा है पाकिस्तान से। और दूसरे मुल्क हैं, वहाँ पे अंडे आपको पता है कितने दर्जन है? जो हम बॉडी जेल यहाँ पे अपने लिए लेके गए थे ना, वो 5,500 रुपये की, वहाँ पे 1100 रुपये टैक्स लगते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। हमारे पास ये सारे मसाइल दूसरे मुल्कों की नहीं, या हमारा डॉलर। हमारे मुर्गे जो हैं वो अच्छा बाजरा खा रही हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ साहब के जो फार्म हाउसेज हैं, पोल्ट्री फार्म, उसके अंदर अच्छा बाजरा खा रही हैं, इसलिए महंगी है। नहीं, असल में ऑर्गेनिक मुर्गियां हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक अंडे। मसला सारा यही है कि हम लोग को सपोर्ट ही, मतलब सपोर्ट तो गवर्नमेंट ना भी करे कोई मसला नहीं। मतलब मैं तो जैसे मैं हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपना जिम है मेरा। अब जिसके पास नहीं है वो तो परेशान ही रहेगा बेचारा, क्योंकि जिम में ट्रेनिंग करवाएगा, जॉब करेगा, यही करेगा। 15 से 20 हज़ार रुपए तो कम से कम खर्चा महीने का होगा इसका। सही बात है। अगर मैं गलत 20 हज़ार रुपये क्या कम से कम 20 हज़ार। भाई आप एक ट्रेनर के पास जाएंगे जिम में, 15 से 20 हज़ार रुपए तो देंगे। एक नॉर्मली बंदे खाने पीने का खर्चा अगर आप लगाएंगे तो 50,000 रुपए तो 50,000 रुपये कम से कम महीने का 50,000 रुपए अगर आपने ये शौक रखा हुआ है लगते हैं ये आज के दौर में। अभी एक लड़का मेरे पास आया, मुझे बोलता है मुझे मुकाबला खेलना है। मैंने उसको डाइट वाइट बताई, उसने करी है डाइट, उसके तकरीबन मंथली 50,000 रुपये का खर्चा हो रहा था। अपनी डाइट से कर रहा था, खाली ट्रेनिंग और डाइट। आप मुझे ये बताएं, आपका अगला प्लान क्या है? मेरा अगला प्लान इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने का है। आर्नल्ड ट्रॉफी नहीं जा रहे? नवंबर में आर्नल्ड ट्रॉफी भी इंशाल्लाह जाएंगे। पहले यहाँ से कोशिश ये कि मैं यहाँ से पहले ओवरऑल जीत जाऊँ। और स्पॉन्सर वगैरह अरेंज हो गए? जी, स्पॉन्सर तो वो हैं हमारे पास। मेरे लिए स्पॉन्सर है क्योंकि मैं 4 मेडल दे चुका हूँ। इतने मेडल किसी ने नहीं लिए क्योंकि मैंने वर्ल्ड में 2 दफ़ा, एक ब्रॉन्ज, एक सिल्वर है, एक एशिया में गोल्ड है, अब ये साउथ एशिया में गोल्ड है। तो ये चीज़ें तो बहुत कम है ना, और मेरी फिटनेस जो है वो पूरे साल एक जैसी होती है। बहुत ही ज़बरदस्त, और आप हमारे साथ ही रहिएगा शहजाद साहब। अभी मैं वाकई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, बहुत सारी टिप्स लेनी है। लेकिन नाज़रीन, एक न्यूज़ भी आपके साथ और शेयर करते चलें कि गुलकार साहिर अली बग्गा के साहबजादे आज़ान अली बग्गा ने गुलकारी के मैदान में बाकायदा कदम रख दिया है। उनका गाना बिसाइड मी जो है वो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा चुका है। जी, बिसाइड मी बड़ा इंग्लिश किस्म का गाना बनाया है, और मैं चाह रही हूँ कि ज़रा हम सुन भी लें कि उनके तासुरात क्या हैं। तो हमारे नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर इस वक्त साहिर अली बग्गा और उनके साहबजादे के साथ मौजूद हैं, तो आपको भी वहीं लिए चलते हैं। जी मोइन। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा, और आज के इस इंटरव्यू के ज़रिए हम आपके साथ एक बड़ी अच्छी खबर शेयर कर रहे हैं कि साहिर अली बग्गा की एक और जनरेशन, यानी कि उनके जो साहबजादे हैं, वो फॉर्मली गुलकारी के मैदान में अब आ चुके हैं।
अजान अली बग्गा इनका नाम है और ये ऑलरेडी एक गाना बल्कि 2 गाने नेशनल सॉन्ग हैं वो रिलीज़ कर चुके हैं बड़ा दुश्मन बना फिरता है और इसके अलावा एक और गाना था जो मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो ये वो गाने हैं जो अब तक बड़े पॉपुलर हुए हैं। अब अजान ने एक गाना रिलीज़ किया जिसका नाम है बिसाइड मी, इसे भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत मिल रही है। तो अजान ये बताओ, अभी उम्र तो आपकी इतनी को ख़ास लग नहीं रही लेकिन आपने रोमांस बड़ा अच्छा किया गाने में। वो म्यूज़िक तो वो वालिद साहब से आवाज़ अच्छी, ये रोमांटिक माहौल कैसे आया? रोमांटिक माहौल, ये डायरेक्टर हमारे बहुत अच्छे थे, अदनान काजी, उनका एक विज़न था, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं है कि मतलब रोमांस कैसे करते हैं, या मैं कभी वीडियो में काम नहीं किया, मतलब एज अ रोमांटिक वीडियो पे। उससे पहले बड़ा दुश्मन और मुझे दुश्मन पे मैंने परफॉर्म किया था, वो नेशनल सॉन्ग था, तो ये ज़रा डिफरेंट था इसमें। तो हाँ, रोमांस भी हो ही गया फिर एंड पे हो गया था। गाने में कोई हर्डल आई बनाने में, गाने में, या फिर बड़ा इजी रहा? क्योंकि वालिद साहब ने जैसे बताया कि नेशनल सॉन्ग में मेरी पहचान बनी, मेरे बच्चों की भी वही पहचान बन रही है, तो रोमांटिक गाना पहली बार आपने गाया है, कोई मुश्किल थी या बट ठीक था? मुश्किल इतनी नहीं थी। हम इस काफ़ी ट्रैक्स हमने इस गाने के बनाए थे, और गाना ये इवन इनके लिए भी थोड़ा ट्रिकी था। मुझे कह रहे थे कि थोड़ा ट्रिकी, इसका ट्रैक थोड़ा ट्रिकी बनेगा, तो इसलिए मेरे भाई ने भी मेरी मदद की इसमें। इसकी कॉम्पोजिशन लिरिक्स में लिख चुका था ऑलरेडी। इसको गाने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। 2 साल पहले आई थी जब मैं इसको बनाया था, लेकिन जैसे जैसे मैं करता गया, मैं प्रैक्टिस करता गया, तो जब हमने इसका वोकल रीडू किया तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई इसको परफॉर्म करने में, मैं गा लिया था मैंने अच्छा खासा। अजान, बस कंक्लूड कर रहे हैं, हमें वो गाना सुना दे जो आपने गाया और रिलीज़ किया। जी जी बिल्कुल। चैन नावे देखी जवां रवा कोल तेरे किधर न जवां, दरे आए जिथे तू सुटे आए, हुण दस तेरा या डुब जावां, गल्लां तेरियां मेरी जान कढ़ दिया। क्या बात है जनाब, मोइन ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है और ऐसे यंग टैलेंट को सामने आना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, वो अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त 2 गाने हैं जो कि रिलीज़ भी हुए हैं। तो जनाब मोइन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ शहजाद साहब भी मौजूद हैं और फ़हीम के पास एक खबर भी है। बिल्कुल जी, चित्राल की टीम ने शंजोर पोलो फेस्टिवल जो है वो अपने नाम कर लिया है और शंजोर में होने वाले पोलो फेस्टिवल में चित्राल ने गिलगित बल्तिस्तान को 5 गोल के मुकाबले 7 गोल से शिकस्त देकर जीत अपने नाम कर ली है। यहाँ पर इतना मजा आए अगर हम जाएं, हम तो ख्वाहिश ही कर सकते हैं। बेहतरीन वादियां, बेहतरीन लोग, कैलाशी डांस, बैंड्स भी है वहाँ पे, और फिर खाने हाय हाय हाय, मजा आ गया। चले जनाब, इस वक्त तर्जुमान है शंजोर फेस्टिवल की, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साद साहब हमारे साथ हैं। साद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूँगी, बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज किया है, हम लोग देख रहे हैं, क्या रिस्पांस है, किस तरह चल रहा है फेस्टिवल? बहुत शुक्रिया आपका पहले वक्त देने के लिए, और बहुत अच्छा फेस्टिवल रहा और काफ़ी तादाद में फॉरेनर्स भी आए, काफ़ी तादाद में कराची, पंजाब और दीगर शहरों से भी टूरिस्ट आए। लहू गरमाने वाला टूर्नामेंट था और मैं तो इसको ये कहूँगा कि जैसे पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच देखती हैं वैसे ये गिलगित चित्राल का पोलो मैच होता है। एक तरफ गिलगित के शायकीन बैठे होते हैं, दूसरी तरफ जो है वो चित्राल के थे, तो साथ साथ न सिर्फ ये सपोर्ट करते हैं बल्कि अपने रिवायती धुनों के साथ ढोल और रक्स करते हुए अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। और एक 12,000 से ज़्यादा जो हाइट है, वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है दुनिया का, तो वहाँ पर यहाँ पे ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है, मगर बहुत अच्छे तरीके से इवेंट रहा। ज़बरदस्त जी, बेहतरीन। और जो नज़ारे अभी हमने देखे, जो कवरेज हमारे पास आई, जो फुटेज हम देख रहे थे, उसे देखकर यकीन जानिए हर पाकिस्तान का दिल यही करेगा कि जी अगली बार जब नेक्स्ट ईयर ये फेस्टिवल हो तो वहाँ जा करके इस फेस्टिवल को एंजॉय किया जाए। तो आने वाले दिनों में जब आप ये फेस्टिवल दोबारा ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट की कोशिश की जा रही है, या हुकूमत से भी जो है वो कुछ बात की जा रही है कि इसे एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो बना दिया जाए इस जगह को, क्योंकि टूरिस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं? जी बिल्कुल ब्रदर, ऐसा है कि ये इंटरनेशनल इसकी अपनी डेट्स हैं 7, 8, 9 जुलाई, जो गुज़िश्ता कई सालों से
होती भी आ रही हैं। तो इसके लिए बाकायदा जो इंटरनेशनल हमारे टूरिस्ट हैं वो अपना टूर प्लान करते हैं, तो इस वजह से हम इनकी डेट्स को चेंज नहीं करते। कुछ साल पहले चेंज हुआ था जब ईद या रमज़ान आया था, तो इसकी डेट्स को हमने आगे पीछे किया, मगर इसकी अपनी डेट्स हैं। इस दफ़ा तो बहुत अच्छा रहा कि वीकेंड्स पे आया, मगर बगैर वीकेंड्स के। अच्छा, हमारे साथ फातिहा टीम के कप्तान भी मौजूद है सिकंदर साहब। सर, आप तो मुकद्दर के सिकंदर हो गए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत कैसा महसूस कर रहे हैं आप सिकंदर साहब? जैसे कि एक फातिह कैप्टन करता है मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। तो बहुत ही मजा आया खेल का, और हम कई सालों से हम गिलगित के खिलाफ जीत रहे हैं। इवेंट कैसा लगा आपको इस बार? देखिए, इवेंट जो खेल का हिसाब है उसके हिसाब से तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन जो वहाँ पे सरकारी बंदोबस्त होता है वो उससे हम मुतमईन नहीं है। अच्छा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सरिश, ये हर खेल के अंदर हमें ये सुनने को मिल रहा है। अभी शहजाद साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी जो है वो बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट के तहत, और उसके बावजूद भी हुकूमत की जानिब से सपोर्ट नहीं मिल रही है। खेलों को हुकूमत की जानिब से इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती है। सरिश, ये क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारी हुकूमतें जो हैं, सूबाई हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, और फिर हमारी वफाकी हुकूमत भी, वो खेलों पर क्यों ध्यान नहीं दे रही? लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये भी, इससे भी मुझे इत्तेफाक नहीं है। खेलों पे ध्यान तो दे रही है, फंड जहाँ तक फंड्स देने का वो है वो तो देती है, लेकिन वो जहाँ पे खर्चा होना चाहिए चलिए, बड़ी माजरत में थोड़ा सा आपको रोकूंगी सिकंदर साहब, आपकी तरफ वापस आएंगे, और अभी जो आपने गिला किया है मैं आपसे पूछूंगी कि किन वजूहात की बिना पर किया है, तो आप मेरे साथ रहिए। साथ साहब भी मेरे साथ हैं, शहजाद साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और फ़हीम, अभी ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल जी, ब्रेक का वक्त हो गया है नाजरीन, और मिलते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। दुनिया बोल है, हम आपके साथ ही होंगे। शाह साहब, आपसे टिप्स मैं अभी ले लेता हूँ ऑफ एयर, ठीक हो गया? आप जी, वेलकम बैक नाजरीन, और बड़े ज़बरदस्त मेहमान मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। इनका तारुफ आपसे करवाऊंगी। अजीम जाफरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन उससे पहले मेरे वो मेहमान जिनसे मैं बात अधूरी छोड़ के गई थी वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। साद साहब हमारे साथ है, तर्जुमान सिंदूर फेस्टिवल के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और सिकंदर साहब हमारे साथ हैं जो कि चित्राल की टीम के कैप्टन हैं। तो मैं सिकंदर साहब आपसे ये पूछ रही थी कि आपको शिकवा क्या है, आपको कैसे महसूस हुआ कि इस दफ़ा कुछ ऑर्गेनाइज ठीक नहीं किया गया, वजह बताएंगे? देखें जी, मैं इस दफ़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमेशा से ऐसे रहा है। इस दफा जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ काम कर रही है, जो डीसीज हैं, कि जो कमांडेंट हैं, वो अपना ड्यूटी, अपना मामला सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो पैसा आता है इवेंट के लिए, वो इवेंट मैनेजमेंट पे खर्चा होता है, पोलो प्लेयर्स पे नहीं। पोलो प्लेयर्स वैसे के वैसे वापस चले जाते हैं, और ये पिछले कोई तकरीबन 82 से शुरू है, और यही तरीका चला आ रहा है, और मैनेजमेंट पे पैसा ज्यादा लग रहा है, और पोलो प्लेयर्स की हालत खराब है। तो आप ये बात सिकंदर साहब, आप ये बात कर रहे हैं, एक इनफरादी खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, यानी इवेंट पे इससे कोई असर नहीं होता, इवेंट से आप मुतमईन है, इवेंट जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। नहीं जी, मैं अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इवेंट से भी हम पूरी तरह मुतमईन इसलिए नहीं है कि ये आप एक किस्म का हमारा एक मेला हुआ करता था, जैसा आपका नेज़ाबाजी का पंजाब में मेला होता है, या NWFP में किसी और खेल का मेला होता है, तो उसमें ना कोई सिक्योरिटी हुआ करती थी, और ना अब भी है। अब भी आपके वो, अब मेरे ख्याल में जितने आपके वो हो रहे हैं इवेंट्स होते हैं, जो लोकल इवेंट्स हैं, उन पे इतना सिक्योरिटी नहीं होता। हमारे इधर ऐसे लग रहा था जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का जंग है, यहाँ पे सारे मैं आपकी बात समझ गई सिकंदर साहब, बिल्कुल। मैं इस पर बल्कि पूछती हूँ साथ साहब आपसे, क्योंकि जाहिर है आप तर्जुमान भी हैं और आप लोग ही सब ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ये कुछ फंड्स खिलाड़ियों के लिए भी रखने चाहिए, सारे पैसे मैनेजमेंट पे या सिक्योरिटी पे अगर लगा दिए जाएंगे, और उनको अगर सर पे नजर किया जाएगा तो जाहिर है वो गिला तो करेंगे। बिल्कुल, खिलाड़ियों के लिए भी रखे जाते हैं, खिलाड़ियों को भी सपोर्ट किया जाता है। एक तो ये 12,200 फुट से ज़ायद की बुलंदी है, वहाँ पर
सारा कुछ मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता। सबसे ज़्यादा इशू वहाँ पर जो आता है वो ऑक्सीजन का आता है, ऑक्सीजन के इश्यूज होते हैं। और दूसरे कि खाली मैदान में मुकम्मल खेमा बस्तियाँ आबाद की जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, 450 से ज़्यादा किलोमीटर है, तो खिलाड़ियों को भी सपोर्ट किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बाकायदा फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है। उनके सामान है, खेलों के सामान है, वो पोलो फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है, जिसमें ये पोलो के प्लेयर्स खुद बनाते हैं, उनके किट्स होती हैं, उनका पोलो का सामान है, उनको बाकायदा सपोर्ट किया जाता है और एक अच्छे तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। इससे पहले कि हम आपका शुक्रिया अदा करें, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस बार जब ये इवेंट हुआ है फेस्टिवल, कितनी बड़ी तादाद थी लोगों की, फिगर कोई आपके पास मौजूद है? और फॉरेनर्स का भी बताइएगा प्लीज कि कितने फॉरेनर्स आए थे, एक आइडिया। जो इसका एवरेज ये है कि डेली जो है तकरीबन 30,000 से अबव जो है वो टूरिस्ट आते हैं। 30-40,000 एवरेज होती है। इसमें ऐसा होता है कुछ टूरिस्ट आते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से प्लान करते हैं शंदूर का, और शंदूर से जीबी जाते हैं। जीबी से काफी टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स और लोकल, वो जो है शंदूर, यानी एक अच्छी खासी तादाद जो है यहाँ पर आ जाती है। साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं सिकंदर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज वो आने वाले वक्तों में दूर हो जाएं। और सैरिश साथ साथ आपको ये भी बता दें कि खेलों के मैदान से भी एक बड़ी जबरदस्त खबर सामने आ रही है। यहाँ खिलाड़ी अमन के सफीर कहलाते हैं फहीम, और इख्तलाफात से हमेशा गुरेज करने की बात की जाती है, लेकिन अभी जो हालिया सिचुएशन है उसमें हम ये देख रहे हैं कि अब जो इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज नहीं हो पा रही हैं। बयानात आ रहे हैं दोनों जानिब से, और उस मैच के लिए जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है। जी हाँ, ऐसा वेस्ट इंडीज़ के बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी क्रिस गेल ने भी कहा है कि पूरा वेस्ट इंडीज़ उस दिन छुट्टी मनाता है जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। वज़ीर खेल जो एहसान मज़ारी साहब हैं, उन्होंने फसाद का खदशा भी जाहिर कर दिया, और उनके मुताबिक ये इशू इतना बड़ा है कि BCCI और PCB आमने सामने आ सकते हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि अब तो ये तासुर भी दिया जा रहा है कि हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी भी मसला बन सकती है, और ये किस तरह ये सब कुछ कहा गया। इस पर बात करने के लिए इस वक्त बैनुल सूबाई राबिता के वजीर एहसान मज़ारी साहब हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसान साहब, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मसला, और फिर पाकिस्तान अहमदाबाद में बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में ज़ाहिर है उन्होंने मैच खेलना है, तो ये फिर क्या सिचुएशन बनेगी? आप तो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, तनाज़ा बड़ा खड़ा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन शो। देखिए जी, तनाज़ा बड़ा नहीं खड़ा हो सकता। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बना दी है और उसकी जल्दी मीटिंग होगी कन्वीन। उसको हेड कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजेगी, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब बीइंग द पैटर्न चीफ एंड बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ द बॉस, ही विल मेक द डिसीजन। वही डिसीजन करेंगे कि आया पाकिस्तानी टीम क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप के लिए हम शिरकत तो करेंगे, लेकिन इंडिया जैसे डिमांड करे एशिया कप के लिए कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे, तो फिर लिहाजा हम भी डिमांड करेंगे कि हमारी टीम भी हाइब्रिड मॉडल के लिए, हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे, हम भी न्यूट्रल ग्राउंड्स में खेलेंगे। इज इट पॉसिबल, ये मुमकिन है कि ऐसा हो जाए और बात मान ली जाए हमारी? देखिए, अभी आपकी मीटिंग चल रही है ICC की डरबन में, साउथ अफ्रीका में, और ज़का अशरफ साहब बीइंग द चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ही इज़ द मैन इन चार्ज, ही इज़ देयर ऑन द ग्राउंड। और उनको जब जाने से पहले मेरी उनसे डिस्कशन हुई है, कल रात को भी मेरी उनसे बात हुई है, और उनको मैंने बताया है वो भी उधर अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इसको रेज़ करें। अच्छा मज़ारी साहब, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा सर, कि ये बताइएगा ICC जो है वो BCCI के प्रेशर में हमेशा से रहा है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सभी जानते हैं कि उनकी जो सीरीज़ चल रही है IPL वगैरह है, जितने भी मैचेस उनके चलते हैं इंटरनेशनली, एक अच्छा खासा फंड जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो क्या PCB की ये डिमांड जो कि BCCI ने पहले हम पे इम्पोज की एशिया कप को लेके कि हम हाइब्रिड मॉडल पे आएंगे, पाकिस्तान नहीं आ रहे, 2 टोक मना कर दिया और हमें अब वो हाइब्रिड मॉडल पेश करना पड़ा, क्या PCB इस पोजीशन में है? जबकि नजम सेठी साहब उस वक्त चेयरमैन थे जब एशिया कप का फैसला हुआ, और अब ज़का अशरफ साहब हैं, मैनेजमेंट भी चेंज हो गई है। देखिए जी, ICC जो है
प्रेशर में नहीं आती। बीसीसीआई जो है, जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है, उनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वो अपने पैसे की जोर पे सारे बोर्डों को उनका आर्म ट्विस्ट करती है। खाली उनके पास और कुछ नहीं होता, उनके पास बहुत पैसे बहुत हैं। बीसीसीआई इज द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड। आपके इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से सबसे ज़्यादा उनके पास पैसा है। वो उनको आर्म ट्विस्टिंग करना आता है। हर बोर्ड को हर वक्त वो ब्लैकमेल करती है। कोई टीम आ रही होती है, उसको ब्लैकमेल करती है, आप वहाँ नहीं खेलें, हमारी टीम आ जाएगी, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, आपको इतने सीरीज खेलेंगे, हम आपको इतने $6 मिलियन दे देंगे, $10 मिलियन दे देंगे, तो आप लिहाजा उस मुल्क में ना खेलें। वी आर नॉट गोइंग टू बी ब्लैकमेल बाय बीसीसीआई दिस टाइम। मैं बिल्कुल क्लियर कट हूँ इस बात पे। अगर इंडिया, पाकिस्तान का हक है एशिया कप होल्ड करने का, अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलती, हाइब्रिड मॉडल के लिए ऑप्ट करती है, उनको सिक्योरिटी कंसर्न है पाकिस्तान के अंदर, हमें अपने प्लेयर्स के ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया के अंदर। एग्जैक्टली, डेली इंडिया में राइट्स हैं, डेली इंडिया में कोई ना कोई फसाद हो रहा होता है, तो हमें अपने प्लेयर्स के ज्यादा कंसर्न्स हैं। और हमारे खिलाड़ियों पर तो इंडिया में अटैक भी हुआ है। इंजमाम के ऊपर जो है वो स्टेडियम में इंजमामुल हक को जो है वो मारा गया था, उनके ऊपर जो है वो पत्थर और बोतलें फेंकी गई थी। हमारे खिलाड़ियों पे तो अटैक भी हुआ है वहां इंडिया में। गुजरात की विकेट आपके सामने है, बाला ठाकरे ने जो है वो मना कर दिया था कि मैं सबको मारूंगा अगर आए तो। एग्जैक्टली यही कंसर्न्स हैं हमारे। और आपको कुछ याद होगा, कुछ साल पहले पाकिस्तान और इंडिया टेस्ट मैच था, सुबह सवेरे जाके इनके जो थे लोगों ने जाके पिच को खोद दिया था। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट वाज फ्रोजला कोटला कुछ इनका स्टेडियम था, वहाँ दिल्ली के अंदर था, भाई कहाँ था, उधर ने पिच खोद दी थी। जी बिल्कुल। तो एहसान साहब मुझे ये बताइएगा, कमेटियां भी बना दी गई है, कमेटी में गौर व फिक्र हो रहा है सारी सूरत हाल पर, क्या लग रहा है अगर तो हम मना कर रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे, नुकसान किसको ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा? आई थिंक सो पाकिस्तान को ही करना पड़ेगा भाई, अगर हम मना करते जाने से। जी एहसान साहब। पाकिस्तान को फाइनेंशियल तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा, उससे ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। एग्जैक्टली। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच, पाकिस्तान नहीं जाती खेलने के लिए वर्ल्ड कप और न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलती है, यू कांट इमेजिन इंडिया को कितना नुकसान होगा। बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच होता है, आपको पता है कि इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच, और पूरी दुनिया के एक एक कोने में देखा जाता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की टिकट्स और जो उनके टीवी राइट्स होते हैं, आपको पता है ये, और उनके जो टीवी राइट्स हैं, इंडिया के पास जो टीवी राइट्स होते हैं वर्ल्ड कप के या दीगर उनके पास, आपको पता है उनके अपने हैं चैनल्स हैं, they'll suffer more if Pakistan play on neutral ground. दूसरा एहसान साहब, हमारा रिवायती हरीफ है ये। Let it make it very clear to you, everybody. जी जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि नुकसान इसका जो है वो इंडिया को ज़्यादा है, और पाकिस्तान को यकीनन इस बार जो है वो ये फैसला कर लेना चाहिए। और हमारा भी जो है वो बहैसियत पाकिस्तानी यही मानना है कि जब इंडिया यहाँ पर आके नहीं खेल सकता तो हमें तो ज़्यादा ख़तरात हैं मोदी गवर्नमेंट के रहते हुए, जो कि टोटली एंटी मुस्लिम जो है वो कैंपेन चला रहे हैं, मूवीज़ बना रहे हैं। हर मूवी उनकी सक्सेसफुल वही होती है जो एंटी पाकिस्तान होती है, और हर इदारे को जो है वो हमारे बदनाम कर रहे हैं, हर इदारे के खिलाफ वो उनकी मूवीज़ बनती हैं, और हम वहाँ पर जाके मैच क्यों खेलें? बिल्कुल। अच्छा एहसान साहब ये बताइएगा, हम जब भी बात करते हैं किसी भी एक्स चेयरमैन से पीसीबी के, वो ये वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि जो भी चेयरमैन आए उसको चाहिए कि नुकसान होता है तो हो जाए, दो टोक पॉलिसी रखे और बात करें डिग्निटी के साथ कि हम नहीं खेलेंगे, आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं हम, इसमें क्या बुराई है? Madam, I'm very clear on that. We will not get into the blackmailing of BCCI this time. हम BCCI की blackmailing में नहीं आएंगे। I'm very clear on that. कमेटी बनी है, मैं अपनी recommendations बिल्कुल जो होगी मैं क्लियर कट उसमें अपनी recommendations पेश करूंगा। We will not come into the BCCI blackmailing. Exactly. अगर वो पाकिस्तान नहीं आ सकते तो हम भी कहेंगे जी हम पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, हम भी न्यूट्रल वेन्यूज पे वर्ल्ड कप खेलेंगे। दीगर स्पोर्ट्स के लिए इंडिया आता है पाकिस्तान, खाली क्रिकेट को ये मोदी सरकार हमेशा ये ब्लैकमेलिंग के तौर पे खड़ा कर देती है। इट्स अ स्पोर्ट्स, इट्स नॉट पॉलिटिक्स। आपको इसको स्पोर्ट्स आना चाहिए, उनको आना चाहिए, हेल्दी क्रिकेट होना चाहिए, आगे खेले पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में खेलेंगे
पाकिस्तान टीम भी जाएगी खेलने के लिए वर्ल्ड कप। साहब अभी मैं चाहूंगी कि एक सवाल आपसे और भी करना चाह रही हूँ। अभी इससे पहले हमने देखा नजम सेठी साहब जब थे तो उन्होंने हुकूमत से इजाजत मांग रहे थे वो भारत जाने के लिए, क्या वो मामला आपको सेटल डाउन करना चाह रहे थे? और अब जो मैनेजमेंट आई है उसकी पॉलिसी डिफरेंट है। हम लोग खुद भी तो मतलब किसी एक स्ट्रेटजी पर मुकम्मल तौर पर एक पेज पर नहीं है ना, मैनेजमेंट बदलती है, इरादा बदल जाता है। देखिए जी, मैं आपको अर्ज कर दूं, दिस इज माय पर्सनल व्यू। इफ इंडिया डज नॉट कम टू प्ले एशिया कप इन पाकिस्तान, अगर इंडिया यहाँ एशिया कप खेलने नहीं आता और न्यूट्रल वेन्यूज की डिमांड कर रहा है और हाइब्रिड मॉडल कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी न्यूट्रल वेन्यू और हाइब्रिड पे खेलना चाहिए वर्ल्ड कप। इंडिया क्यों जाए, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, मेरी अपनी पर्सनल व्यू है। और ये मैं रिकमेंडेशन जो कमेटी की मीटिंग जो कन्वीन होगी उसमें रखूंगा। एंड आई मेक श्योर दैट आई टेल द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि मेरी अपनी पर्सनल राय है। बाकी जो कमेटी का फैसला होगा और एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान वारी साहब आपका। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो आपकी इस रिकमेंडेशन पर गौर करें और इस बार बीसीसीआई को बता दिया जाए कि पीसीबी जो है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के काबिल इदारा है। बिल्कुल, अल्लाह करे कि हम ये बावर कराने में कामयाब हो जाएं। अच्छा, मैं ये चाहूंगी कि अजीम जाफरी साहब भी हमारे साथ हैं। अजीम साहब ज़रा कुछ बताएं, सितारे क्या कह रहे हैं, कौमी टीम को जाना चाहिए या फिर हम फिर से कहें कि नहीं क्रिकेट है भाई, खेल तो खेल है, वहाँ खेल लें यहाँ खेल। मैच के रिजल्ट भी बात करके देख लेते हैं ना। मैच के रिजल्ट के लिए तो वो पूरी टाइमिंग चाहिए होगी, कितने बजे कितने बजे शुरू होगा, एस्ट्रोलॉजी जो होती है। ओके, हमारी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है ना? नहीं, पॉलिसी ठीक है, मगर मैं ये कहता हूँ यार खेल को कम से कम सियासत इंडिया ने किया है ना। हाँ, वही ना, आप देखिए एशिया कप के लिए आए नहीं आप। हाँ, आप कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल दें हमें। हाँ, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। ये आप जो है ना ये चीज़ खराब कर देते हैं। एटलीस्ट खेल को खेल में रहने दें, ठीक है ना। ये पॉलिटिक्स ना, हाँ, खेल अगर खेल रहे तो कितना ही मजा आएगा। अच्छा, वैसे कितना इंटरेस्ट होता है जब स्पेशली पाकिस्तान किसी भी मैटर में इन्वॉल्व होता है ना, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो लोग जरूर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि जाहिर है उनका मंजर भी बिकता है वहां पे, उनका खासा है ये। लेकिन बिल्कुल अब ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है और ये जो बीसीसीआई की इजारादारी है कि आईसीसी को अंडर प्रेशर उन्होंने किया हुआ है, तो वो फिर जाहिर है बदमाशी तो करते हैं वो, लेकिन इस दफा हमें भी जवाब देना, डर होता है, आंखें दिखानी पड़ेंगी। और ये बड़ी जबरदस्त पॉलिसी अल्लाह करे कि ज़क्का अशरफ साहब इस पे कायम रहे और बोले कि जी नहीं खेलते, कर लो जो करना है। इंशाल्लाह होना चाहिए और वज़ीर आज़म साहब जो है वो डिसीजन लेंगे, अल्लाह करे वो डिसीजन ले लें। आपने बताया जी कि बदमाशी की जो है वो बात हो रही है, तो उससे मुझे ख्याल आया कि जावेद साहब से पूछ लिया जाए, इलेक्शन होते दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे, या ये अभी जो है वो हमने सुना है कि नवंबर की 10 तारीख भी दे दी गई है इलेक्शन के लिए। हाँ, अभी ये जो प्लेनेटरी पोजीशन चल रही है ना, अक्टूबर के बाद चेंज तो आने ही आना है। 30 अक्टूबर तक तो यही सितारे रहेंगे, मगर जैसी 1 नवंबर आएगी एक बिल्कुल आपको चेंज मीन्स ये भी हो सकता है कि इलेक्शन हो जाए, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, कुछ ना कुछ ज़रूर चेंजेस आनी है। ओके, नंबर 1 आप बता रहे हैं हैलोवीन जो है उसके बाद कुछ ना कुछ हो सकता है। उसके बाद कुछ ना कुछ। अच्छा, अभी जो प्लेनेटरी पोजीशन है 1 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक, ये 45 डेज, इसमें बड़े ड्रास्टिक आपको देखेंगे डिसीजंस आएंगे, चाहे वो फौज की तरफ से, चाहे क्या कहते हैं अदलिया की तरफ से, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब जो है ना सही स्टेप्स की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान, फैसलों का टाइम आ रहा है, फैसलों का, कड़क फैसलों का। ओके, इसके दूरस्थ नतीजे हमें मिलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो पाकिस्तानियों के जो सितारे हैं वो फिलहाल क्या बता रहे होंगे? अभी खबरें बड़ी अच्छी आ रही हैं, हमारी रेटिंग अपग्रेड हो गई है, फिर हमारे डार साहब शादियाने बजा रहे हैं, कह रहे हैं डॉलर भी देखिए 250 पे आएगा। जी, वो असल में वजह वो यही हो रही है कि जैसे ये 1 जुलाई को चेंज हुआ है ना, ईद के बाद से आप नोट कर लें, आपको एक खबरें आ रही हैं, खबरें नहीं ये सही होंगी, जीत रहे हैं हम, और नहीं ये सही होंगी खबरें, क्योंकि अब प्लेनेटरी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो गई है। अच्छा जी, पाकिस्तान के लिए तो अपना लोहा मनवाना, अपना सिक्का जमाना, क्या कहते हैं। एक और बात जो कि मुझे अजीम साहब के बारे में पता है, मैं चाहूंगी जरा कुछ उनसे उसके हवाले से रहनुमाई लीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये टर्म बड़ी नहीं है, और यही मुझे बताएंगे कि जो वास्तु ये क्या होता क्या है, ये आप बड़े एक्सपर्ट हैं इसके, ये समत का तायुन। मेरे से तो वो एक्सपर्ट है जो बैठे आपके पास। आप बताइए हमारे ऊपर शनि बैठा या नहीं बैठा हुआ? शनि तो देखे सब पे बैठ जाता है। वो बच्चे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी बचपन में ना पढ़ाई छोड़ के स्टार प्लस के ड्रामे देखे, मैंने नहीं देखे। अब आप मुझे बताएं। अच्छा, आपने नहीं देखे? जी, देखने चाहिए था आपको, क्योंकि हमने तो अम्मी की वजह से ही देखे, हम तो घर में घुसते थे और लगा हुआ होता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अच्छा देखें, एक होती है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, वो आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से आपका जायचा बनता है, या कोई भी आप इवेंट है, जैसे सपोज मैच के बारे में, तो भाई किस जगह कितने बजे मैच हो रहा है, इससे एक जायचा बनता है, जायचे से आप प्लेनेटरी पोजीशन से प्रेडिक्शन देते हैं। एक होती है न्यूमरोलॉजी, नाम के आदाद से, बिल्कुल, आपका नाम सहरिश, तो सहरिश लिखा, उसके कितने नंबर्स हैं उसके हिसाब से। एक होती है ये वास्तु साइंस,
ये होती है आपका घर, ऑफिस, जो भी आपकी वो है ना लोकेशन, या जो भी आपकी जगह है, घर है, दफ्तर है, दुकान है, फैक्ट्री है, उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। ये मुझे बताएं, अगर हमें अपने घर में ये समत का तयन करना है तो ये कैसे करेंगे? कंपास होता है आजकल हर मोबाइल पे। ठीक है। आप घर के सेंटर में जाएं, सेंटर मींस सेंटर, टीवी लॉन्च का सेंटर नहीं, आपका एज्यूम कर लिया ये प्लॉट है, इसके सेंटर में हूँ मैं, सेंटर में आप कंपास ऑन करेंगे, वो आपको बता देगा कि ये किबला है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ठीक है, ये साउथ है, ठीक है, ये होता है इस तरह, ये बता देगा। ये होता क्या है वास्तुशास्त्र? अच्छा, मुझे बताएंगे। वही तो वो आप उस पे डायरेक्ट बता रहे हैं, वही उसी पे आ रहा हूं, हाँ उसी पे। अब हमने ये देखना है कि हमारा घर जो है ना, जो साउथ वेस्ट फेसिंग ना हो, ईस्ट हो जाए अच्छा है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट है, सेकंड सबसे बेस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, ठीक है, फिर क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, फिर आखिर में साउथ, और फिर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट सबसे लीस्ट जगह बता रहे हैं। हाँ, साउथ वेस्ट जो है ना वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में अटकाए रखेगा आपको। आप एक मसले से निकलेंगे, दूसरे में आ जाएंगे, यार आज वो गाड़ी लग गई, आज इसमें खर्चा हो गया। मैं आपको दावत दे रही हूँ, मेरी तरफ आए, मेरा ये मसला तो हल करवा के। अच्छा, ये जो साउथ वेस्ट है, ये जब आप घर के सेंटर में खड़े हैं, तो ये सिम्त का तयन दरवाजे से होगा, मेन डोर से, एंट्रेंस साउथ वेस्ट पे है, तो फिर गड़बड़ा है, क्योंकि साउथ वेस्ट तो हर घर में होगा। एंट्रेंस जो है एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस कौन सी होनी चाहिए? यार पहली दफा किसी उससे बात करने में मजा आया मुझे। अच्छा, इनसे ज्यादा बात करें। नहीं मतलब घर की नहीं, घर की मतलब उस तरफ रुख क्या होना क्या चाहिए? आपका मेन गेट होता है ना, जैसे आप आते हैं, सही है, ठीक है ना, वो साउथ वेस्ट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी कहीं भी हो, बाकी वही तो बता रहा हूँ ना, वो नॉर्थ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ ईस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, वो ठीक है। साउथ और साउथ वेस्ट पे प्रॉब्लम्स आती है। साउथ में क्या आती है? लड़ाई झगड़े रहेंगे उस घर में। साउथ वेस्ट पे आती हैं कर्ज, उधार, बिजनेस में प्रॉब्लम, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही, ये नहीं आना है उसमें। अच्छा चलो शुक्र है हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, इसका मतलब है हमारा उस तरफ रुख नहीं है। उस तरफ रुख नहीं है। अच्छा मुझे होना भी हो जाता है ना, कैसे करना है? सेट कैसे करना है? आप उसे सेट नहीं कर सकते, दरवाजा बन गया है। नहीं, अब हम उसकी रेमेडी क्या करते हैं? अब ये तो नहीं दरवाजा तोड़ के यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब लोगों ने अक्सर किया होता है वो ब्लैक गेट है, ठीक है, तो उसके हिसाब से कलर चेंज, सोफा लगा दिया वहाँ पे, बंद करके गेट पे सोफा लगा देंगे, कोई और दरवाजा रख लिया। नहीं चलते हैं उनके घर के डायरेक्शन देखकर। हम खिड़की से आना जाना नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम हो गई, हमें दरवाजे से ही आना है। दरवाजे से आना नहीं ना, तो घर में एक दरवाजा थोड़ी होता है। नहीं, मेन गेट से अंदर आए। घरों में एक दरवाजा मैं कलर पे आ रहा हूँ, हाँ, तो सारी जगह मेरे घर में एक ही दरवाजा है, मुझे तो पूछने दे। पिछला दरवाजा यूज करें। मेरे घर में एक दरवाजा है। आपका कौन सा डायरेक्शन पे है? ईस्ट पे है, तो ईस्ट पे तो अच्छा होता है। ईस्ट ओपन। अच्छा मजे की बताऊं, ईस्ट ओपन वाले घर जो है ना वो बड़े क्या कहते हैं फेम लाते हैं। वो तो ला रहे हैं आपकी अपनी जॉब के हिसाब से। आप चाहे कोई भी जॉब पे हो, वो आपको ऑफिस में या किसी से आपका नाम करेगा वो। ईस्ट वाले में ये फायदा। कराची वाले के पहले सुनते हैं वेस्ट ओपन है, फिर खरीदते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो बस हवा के लिए जी, वहां से हवा चलती है, हालांकि अच्छा भी तो है, फिर है ईस्ट की तरफ नहीं है, नहीं अच्छा भी है क्या? नहीं, ईस्ट तो अच्छा है। अच्छा भाई आप हवा के हिसाब से पूछ रही हैं या वास्तु के हिसाब से? ये दोनों नहीं, दोनों के हिसाब से वेस्ट बुरा नहीं है। वेस्ट जो होता है ना ज़ुहुल से रिलेटेड है, ज़ुहुल सितारा सुस्त होता है, तो वेस्ट पे रहने वाले जो होते हैं ना अक्सर आपने देखा होगा सुस्त रहते हैं। आपने देखा नहीं होगा, अब आप नोट कीजिएगा कि यार जब हवा अच्छी आती है, हाँ हवा अच्छी आती है, ठीक है ना, वैसे वो एसी चला रहे होते हैं, ठीक है, वैसे एसी चला रहे, तो वेस्ट जो है ना स्लो डाउन करता है चीज़ों को। ज़ुहुल जो है स्लो सितारा है, एक घर में बैठता है तो 2.5 साल बैठता है, ठीक है ना, इसका ये है सबसे ज़्यादा लेजी यही है। अच्छा यही अगर ख़राब हो तो गुर्बत भी यही लाता है। अच्छा हाँ, तो ज़ुहुल का जो है ना इसलिए कहते हैं कि वेस्ट को थोड़ा सा करो, क्योंकि आप लेजी हो जाते हैं। मतलब यार ठीक है जितना गुजारा हो रहा है ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा वो आप हो जाते हैं। सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगा जाफर साहब आपसे कि बहुत सारे घरों में उमूमन शादी के बाद घर शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, नए घर में आते हैं, ये एक हमारे यहाँ रिवाज है, ठीक है, ज्यादातर बिल्कुल नए घर में आते हैं, अब वो घर रास नहीं आ रहा, ये टर्म यूज हो रही है, अब वो सारा कसूर हो गया है जी आने वाली दुल्हन का। इसके पैर तो बड़े ही मनुष्य साबित हुए, ये तो हम अच्छा खासा फल फूल रहे थे, नहीं हुए। इसमें आप ये बता रहे हैं कि जी जो घर की डायरेक्शन है वो मैटर करती है। 2 चीजें करती हैं उसमें तो। अच्छा। एक तो जिस दिन निकाह या शादी रखी है उसमें प्लेनेटरी पोजीशन क्या थी, दूसरा ये कि वो तो पहले से ही रह रहे हैं, ठीक है, अगर उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं तो शादी से पहले ही लड़की की मतलब बहू के आने से पहले ही होती है ना, तो इसका मतलब आपकी शादी अच्छे दिन पे रखी नहीं गई है। जो मैं तकरीबन 19 साल हो गए चैनल्स पे बताते हुए यही बात को कि भाई खुदारा 2 लोगों की ज़िंदगी होती है, आप अच्छे डे पे
वो इवेंट रखें, निकाह, रुखसती। अच्छा, आप कमर दर्द अकरब होता है, महीने में 2 दिन ऐसे आते हैं जब मून जो होता है स्कॉर्पियो में जाता है, उसको हमारी टर्म में कहते हैं कमर दर्द अकरब। उस दिन आप जो काम कर लें आपको रिजल्ट नेगेटिव ही आएंगे। अच्छा, वैसे एक बात है, वैसे बहुत कम लोग हैं जो बॉदर करते हैं कि पहले दिन निकालें कि अच्छा दिन कौन सा है। लोग तो डेट्स देखते हैं जनाब, किस किस के पेपर्स हैं। यस, फिलहाल हम ले रहे हैं प्रोग्राम में एक वक्फा, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी दुनिया बोल है में। और मैं समझती हूँ वास्तु शास्त्र जो भी है, श्रीवास्तव नहीं, शास्त्र। सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। We are back और जनाब इस वक्त हमें एक और बहुत ज़बरदस्त सी मेहमान स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं जो कि एस्थेटिक मेडिसिन एंड लेज़र प्रोफेशनल एंड कॉस्मेटिक कंसल्टेंट भी हैं, डॉक्टर टी शेख इन्हें वैसे तो कहा जाता है, तानिया इनका नाम है। तो वेलकम टू आवर शो डॉक्टर तानिया। Thank you so much. I must say such a beautiful host and another host more handsome. Thank you so much. Thanks for the compliment. तो आज हमने डॉक्टर तानिया से पूछने हैं स्टैंडर्ड्स ब्यूटी के, क्योंकि आजकल हर लड़की जो कि कुछ ऑब्सेस्ड है सोशल मीडिया को देख के और वो खूबसूरत लगना चाहती है ताकि वो अच्छी अच्छी पिक्चर्स को पोस्ट करे, तो उसको क्या वो मयार हैं जिनको अबूर करना होगा। और यही कहूंगा सैरी इस बारे में आप लोग बातें करें, आए जाफिर साहब घूम कर आते हैं, वास्तु शास्त्र देखते हैं हमारा ऑफिस ईस्ट वेस्ट क्या हो रहा है, क्योंकि अब जो है ये जो बातें शुरू होने वाली है ना ये बेहतरीन। सो प्लीज अच्छा चले, नहीं क्यों भाई, अजीम साहब आप खूबसूरत नहीं लगना चाहते? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हूं ऑलरेडी, तो मैं क्या कर लूंगा, आप पूछो बातें करें। नहीं, आपको बालों की जरूरत है। हाँ वही सोचा है ये प्रोग्राम के बाद। बाकी बोथ द होस्ट आर एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। यू गाइस डोंट नीड एनीथिंग एट ऑल, नॉट एट ऑल। ओके, अच्छा मुझे ये बताएगा डॉक्टर तानिया, आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि बगैर किसी कंफर्मेशन के या फिर बगैर किसी रिसर्च के चेक किए बगैर लड़कियां फिलर्स के लिए मुख्तलिफ क्लिनिक्स पे जा रही हैं, नहीं पता कि उनके पास कोई डिग्री है, बाकायदा वो डॉक्टर ने पढ़ा है, उसके बाद वो फिलर्स लगा रहे हैं या फिर बस वो काम चल रहा है। देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई वाज द फर्स्ट डेंटल कॉस्मेटोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान in 2010 when I was working internationally abroad, came back to Pakistan, being in the dental department to endorse myself as the first. So I specialized in maxillofacial surgical side, means कि हम head and neck region के basically aspects में बेहतरीन डॉक्टर्स होते हैं। अब होता ये कि फिलर्स एंड बोटॉक्स, अब लोगों को पहली चीज़ तो ये पता नहीं है कि बोटॉक्स क्या है और फिलर क्या है। कुछ तो ऐसे भी लोग आते हैं वो समझते हैं कि बोटॉक्स लिप्स के अंदर भी लग जाता है, विच इज़ नोन एज फिलर एंड वॉल्यूमाइजिंग। देखिए, हर किसी का चेहरा अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनकी मैथमेटिक्स के हिसाब से बनाया है। लाइक इफ़ आई सी दिस ब्यूटीफुल होस्ट, आई डोंट थिंक शी नीड्स मोस्ट ऑफ कैमोफ्लेज ऑन हर फेस। मगर अगर ये देख कर आए प्रियंका चोपड़ा को, कैटरीना कैफ को, या इंडियन या हॉलीवुड या बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस को तस्वीर लें, हमारे होंठ ऐसे बना दो, तो आई वुड बी अ वेरी जेन्युइन डॉक्टर, सॉरी आई वोंट डू दैट, बिकॉज ये चीज़ आप पे अच्छी नहीं लगेगी। कम काम करो, अच्छा काम करो। ये मेरा मशवरा पेशेंट्स को भी है और डॉक्टर्स को भी है कि देखें, हम इतने सालों से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और जब मैंने ट्रेनिंग ली थी, आई विल बी रियली ऑनेस्ट, मुझे बेसिक चीज़ों से ट्रेनिंग दी गई थी, मैंने हर चीज़ को जंप नहीं किया था। I slowly and gradually went abroad, got myself trained, came back to Pakistan, educated people by doing advanced workshop. मेरे articles newspapers में भी हैं। I launched PRP in Pakistan. The time when I launched PRP in Pakistan, I faced an hurdle कि PRP से फ़ायदा नहीं है। उसके 3 साल बाद तमाम क्लिनिक्स ने PRP स्टार्ट कर दी। मतलब मैंने वो चैलेंज फेस किया कि PRP से कोई फ़वाइद नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मगर अमेरिका में वो वेम्पायर फेस के नाम से मशहूर हो गया। और बेसिकली PRP वॉरियर्स के लिए इस्तेमाल किया था, वोंड हीलिंग के लिए। फिर वो एथलेटिक्स में आया, फिर वो डेंटिस्ट्री के ओरल कैविटी के अंदर आया, फिर वो चेहरे में आया। सो पीपल डिडंट अंडरस्टैंड कि जब हम प्रिक करते हैं, पहली प्रिक, तभी नया कोलेजन बनता है। सो सर्टेन थिंग्स पीपल डोंट नो। और बहुत सारी क्लिनिक्स खुलती जा रही हैं, जैसे एक ज़माने में नबीला का सैलून था, यू नो एवरीबडी नोज नबीला। नबीला एक एक्सपर्ट, इंटेलिजेंट औरत है। आई मीन आई विल टॉक अबाउट जेन्युइन पीपल जो इतने होशियार है और इंटेलिजेंट इन देयर एक्सपर्टीज। उसको देखकर बहुत सारे लोगों ने सैलून्स खोला, और वैसी नॉलेज को कैरी करना इतना मुश्किल है, इट्स नॉट दैट ईजी। आपको अपडेट रहना चाहिए। जो लोग बाहर मुल्क नहीं जा सकते हैं वो अपने सीनियर डॉक्टर से सीखें। हमारे भी सीनियर डॉक्टर तानिया, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये कि जिस तरह अभी आपने बोला कि हमारे पास पिक्चर लेके आ गए और हमें कहा कि जी
हमें ये बना दो, और आपने कह दिया कि वी कांट डू इट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऐसे कई डॉक्टर्स मार्केट में मौजूद हैं कि जो कि क्वालिफाइड भी नहीं है और वो लोगों की अच्छी भली शक्लों को बिगाड़ रहे हैं, वो कर देते हैं। देखिए मसला, मैं आपको पता है इसमें डॉक्टरों का भी कसूर नहीं है। अब मसला ये कि पेशेंट आ रहा है, वो जिद कर रहा है। आई कम अक्रॉस पेशेंट्स लाइक दिस, नहीं डॉक्टर टी हमें थोड़ा और फिलर डालें यहाँ, नहीं यहाँ फिलर की ज़रूरत नहीं है। यू नो आई हैव टू सी द मैथमेटिक्स ऑफ द फेस। अल्लाह ने एक साइड पहले ज़्यादा बनाया, एक कम बनाया है, तो उसको बैलेंस आउट करना होता है। अगर हम इक्वली चलते हैं तो अच्छा है, मगर ओवर फिलिंग कर दोगे वो बुरा लगेगा। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम देयर फॉर यू एट ऑल योर सर्विसेज। फिलर 15 दिन लेता है सेट होने में, सो लेट इट सेट बाय द टाइम। अब मैं लिप फिलर करूं तो मैं कहूँगी ½ ml डलाओ, 3 दिन के बाद देखो कैसा लगता है। आई एम देयर फॉर यू, कम बाय एंड गेट द रेस्ट ऑफ द फिलर डन टिल द टाइम योर लिप्स calm down, because you don't understand these things. पेशेंट्स को भी समझना पड़ता है, इसमें पेशेंट एजुकेशन हनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर्स बेचारों का क्या कसूर है इसमें? डॉक्टर के पास मरीज आ रहा है, मुझे ये भी कर दो, मुझे ये भी कर दो, मेरा रंग भी गोरा कर दो। माइंड सेट क्या है आपके पास? तो पेशेंट्स आके डिस्कस करते होंगे, मैं इस पर आपसे बात करूंगी। मेरे पास एक अहम खबर है, रावी किनारे इस वक्त मौसम कैसा है और सैलाब अलर्ट से निपटने के इंतजाम कैसे हैं, ये जानने के लिए इस वक्त शौकत ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे हम जानेंगे कि PDM में क्या बता रहा है, क्या सिचुएशन है। शौकत, आगाह कीजिएगा। जी, भारत ने 2 रोज़ कबल 1,85,000 क्यूसेक जो पानी है वो दरिया रावी में छोड़ दिया था और इसकी बरवक़्त इतला भी नहीं दी गई और आबी जारियत का मरतकब हो रहा है। और कल बल्कि आज सुबह 8:45 पर उन्होंने 2,31,000 क्यूसेक फीट जो पानी है वो दरिया सतलुज में छोड़ दिया है। और इस वक्त भी जो पाकिस्तान में जो गंडा सिंह है वहाँ पर ये पानी का बहाव जो है वो 95,027 क्यूसेक फीट है। और जब दरिया रावी की बात करें तो दरिया रावी में कल के मुकाबले में 17,000 क्यूसेक फीट जो पानी है वो बढ़ चुका है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ PDM के कंट्रोल रूम में, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सूरत हाल है बाकायदा तौर पर वैसा की गई है। जेसर के मकाम पर जहाँ पर दरिया रावी दाखिल होता है वहाँ 36,220 क्यूसेक फीट पानी है। शादरा के मकाम पर दरिया रावी में 28,014 क्यूसेक फीट पानी है। और इसी तरह सिर्फ लो जो तमाम जो दरिया पंजाब मामूल के मुताबिक बह रहे हैं, सिर्फ दरिया चनाब कादराबाद के मकाम पर 1,28,875 क्यूसेक पानी का खराज है और इसमें लो जो फ्लड है वो कहा जा रहा है। तो तमाम जो दरिया फ़िलहाल मामूल के मुताबिक बह रहे हैं और बारिशों का सिलसिला भी फ़िलहाल थम गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 14 से एक मरतबा फिर मानसून बारिशों का स्पेल। भी हम जानते रहेंगे। अच्छा सैरिश, ये देखने में आया है कि इंडिया जो है वो अपनी हरकतों से जो है सुधरने के लिए तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से शरारत करता ही जा रहा है। खैर करने दीजिए, हम भी मुकाबला करते रहेंगे। अच्छा मैं जो हूँ आपकी डॉक्टर टी आपकी बातों से तो बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। फिलहाल जो है वो मैं चाहूँगा कि जाफरी साहब भी इसके अंदर जो है वो इनपुट दें, क्योंकि देखें जिन लोगों की आप बात कर रही हैं, जो तस्वीरें लेकर आ रहे हैं और जो अपने आप को ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, यानी उन्हें ये लग रहा है जहनी तौर पर कि वो अच्छे नहीं है और खूबसूरत नहीं है। लेकिन मैं जाफरी साहब से, क्योंकि उनकी स्पेशलिटी जो है वो एस्ट्रोलॉजी में, उनके पास भी बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कि उनके पास भी ऐसे लोग आते हैं जो जहनी तौर पर मुतमईन नहीं होते चीजों से। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उन्हें किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में आपको पता है ये हेल्थ इश्यूज का भी एक है। हाँ, अगर आपने अपनी स्किन अच्छी करनी है तो आप मरकरी को ठीक करें। मरकरी एक प्लैनेट है जी, उसका ठीक करने के लिए क्या होता है कि आप एक तो जो घर का नॉर्थ है ना, उधर आपके घर में डस्टबिन ना हो, शू रैक ना हो, कोई मॉप वगैरह कोई वाइपर रख देते हैं लोग, ये चीज़ ना हो, कोई क्लटर ना हो, शुड बी क्लियर। ठीक है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2, आप वेडनेसडे को ग्रीन कलर का रेमेडी करें। रेमेडीज मतलब सदका दें, मतलब मिसाल के तौर पे ग्रीन पालक है, मटर है, ठीक है, कोई ग्रीन वेजिटेबल वो आप किसी नीडी को दें। अच्छा वो नहीं दे सकते, ये जो पेंसिल्स होती हैं बच्चे की, किसी गरीब बच्चों को वो तकसीम करें आप, तो आपका मरकरी एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनकी आप हेल्प करें वेडनेसडे को, ग्रीन दुपट्टा किसी को देते हैं वेडनेसडे को। जब आप ये करेंगे आपका मरकरी सही होगा, तो आपकी सबसे पहले तो वो स्किन सही करेगा। वीनस को ठीक करेंगे तो आपकी आई साइट को ठीक करेगा। तो वीनस का क्या डे? वीनस का होता है फ्राइडे और चीनी चीनी आप चाहे चूटी को डाल दें, किसी जरूरतमंद को दे दें। हर चीज़ का अल्लाह ताला ने कहा है। सैटरडे को काली चीज़ का करें तो जॉइंट्स और आपके बोन्स प्रॉब्लम जो इश्यूज। अच्छा एक काम करें, पूरे हफ्ते का बता दें ताकि सुनने वालों को। अच्छा मंडे से स्टार्ट विद मंडे से हम करेंगे। अगर पानी या दूध का सदका तो हमारे लंग्स और ठीक है, और ये जो एसिडिटी होती है आपकी ये ठीक होगी। और स्टार कौन सा कनेक्टेड है? कैंसर। अच्छा फिर ट्यूसडे को मार्स रिलेटेड है। मार्स होता है गोश्त का सदका। अगर हम चील कबों को डाल रहे हैं, किसी जरूरतमंद को दे रहे हैं, तो आपने देखा होगा इस बच्चे को जो भी खिला लो इसको तो लगता ही नहीं, वेट ही नहीं गेन कर रहा है ये, ठीक है, तो वो उसका मास ठीक होगा। अच्छा फिर उसके बाद आ जाए वेडनेसडे।
वेडनेसडे को वही बताया मरकरी, उसका स्टार ग्रीन कलर, उससे आपकी स्किन वगैरह ठीक होगी, ठीक है ना। स्किन भी होता है, सर्वाइकल के लोग इश्यूज होते हैं, वो डॉक्टरों के जा रहे होते हैं, ठीक नहीं होता, ये सर्वाइकल ठीक होता है। अच्छा, फिर आ जाए थर्सडे। थर्सडे है जुपिटर और किडनी से रिलेटेड आपका। उसके लिए जुमेरात को आपको येलो कलर, येलो कपड़ा है, घी की थैली है, चने की दाल, मूंग की दाल, जो जहन में आ रहा है येलो, वो आप दें तो आपकी किडनी वगैरह सारा कुछ। और ओबेसिटी को कंट्रोल करता है। लोग डाइटिंग कर रहे हैं, वजन ही कम नहीं हो रहा, क्योंकि वो जुपिटर उनका बर्थ प्लैनेट चार्ट में उनका जुपिटर ख़राब है, तो वो वेट होगा उसका। आँख बंद करके बता दें। उसकी रेमेडी थर्सडे को येलो, ठीक है, येलो और येलो सफ़ायर पहनते हैं लोग, टोपाज जिसको कहते हैं। फिर आ गया फ्राइडे। फ्राइडे को चीनी, ठीक है, तो वीनस अच्छा होगा। वीनस आपका क्या कहते हैं, आई साइट का है, और ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया सैटरडे। सैटरडे बोन्स, जॉइंट्स, नी पेन, ये वो आर्थराइटिस, ठीक है। काली चीज़ का सदका, काला कपड़ा है, काली चाय की पत्ती है, जो आप हस्बे तौफीक दे सकते हैं वो डोनेट कर। सैटर्न। अच्छा, लास्ट में आ गया संडे। संडे होता है सन, जिसको शम्स कहते हैं, ठीक है। वो हार्ट से रिलेटेड है हमारे, और स्टमक से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ठीक है। जब आप संडे को आटा या बाजरा देना शुरू करेंगे, आपका ये जो इश्यूज मैंने बताए वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, सन आपका फेम भी लाता है। जो मीडिया में होते हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, उनको रिकग्निशन नहीं मिल रही, वो सन की रेमेडी करेंगे तो उनका ये काम होना शुरू। सैटरडे संडे से शुरू कर दें। सैटरडे संडे। अच्छा, मैं कर दूं। एस्ट्रोलॉजर साहब से मैं बात ही करना चाहूँगी, और जितने व्यूअर्स भी देख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर साहब, मैं शम्स, ज़ोरा, तारत, कमर, ज़ोल, मुश्तरी, मरीख, यू नो, आई मीन, मैं आपके साथ बड़ी अच्छी इस मौजू पे बात कर सकती हूँ। तो मैं जितने भी तमाम व्यूअर्स हैं, देखने वाले, नो इन द सेंस दैट I got a little knowledge in this aspect also. So इसमें फ़ायदा पता है क्या है, आप लोग जितने भी लोग व्यूअर्स हैं ना, वो देख रहे हैं, इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मैं क्या करती हूँ, 7 रंग की दालें ले ली हैं। 7 रंग की दालें एक जार में डाल दी हैं। वो रोज़ सुबह में सदक़तुल रद्दुल बला, और वो घर से निकलने से पहले वो देते हुए, पैसों का और चीज़ों का सदका देते हुए। 7 रंग की दालें आ जाती हैं, 7 रंग के रंग। तो आप रोज़ ही आना 7 रंग के रंग का सदका देने, जिसमें आपकी स्किन आ गई, चीज़ें आ गई। देखें, सदकात बुरी बलाओं का दूर है करने की चीज़ है। गरीब लोगों को खाना खिलाना, हाज़दीन, हर चीज़ की कामयाबी सदका है। एंड व्हेन वी डाई, तो कहते हैं कि सदका जारिया ही हमारे वहाँ पर काम आएगा। इवन इन माई ओन क्लिनिक ऑल्सो, आई मीन, आई एम अ रिलीजियस पर्सन, मे आई लुक रियली मॉडर्न ऑल्सो, बट मैं अपने पेशेंट्स को ना ये चीज़ समझाती हूँ कि यू नो, हम आपका इलाज करके आपको दे देते हैं, मगर इसमें ताकत डालने वाला अल्लाह सुब्हान व तआला है। उसी के साथ मैं एक और चीज़ आप लोगों से अहम बात करना चाहूँगी, वो ये है कि देखें, तमाम देखने वालों को ये समझना होगा कि अगर हम बैरूनी तौर से अपना इलाज कराते रहेंगे, यू नो, लाइक हम सारा वक्त फिलर्स दिला रहे हैं, बोटॉक्स दिला रहे हैं, मशीनें दिला रहे हैं, बट हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसकी क्या वजह है? हम अंदरूनी तौर से वीक हो चुके हैं। वाई? बिकॉज हमारा डाइट अच्छा नहीं है, हम बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में आ गए हैं, हमारा दौर जो आज से 20-25 साल पहले था वो नहीं था। तो आई हैव बॉट दीज अमेरिकन ड्रिप्स, दे आर फैंटेस्टिक। मतलब वो इतनी अच्छी हैं कि अगर आप जवान रहना चाहती हैं, सदा जवान रहना चाहते हैं, तो आप वो ड्रिप्स लगाएं। मुझे नहीं लगता कि विटामिन्स हैं, all vitamins, A, B+, C, no, not A in it, but cocktail of lot of powerful multivitamins, जो हमारी बॉडी बनाती है और एज के साथ हमारी बॉडी बनाना स्लो कर देती है। हम समझते हैं हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। आई मीन, आई कम अक्रॉस मीटिंग सच पेशेंट्स, डॉक्टर टी हम तो इतना खाते हैं चीज़ें। मैंने कहा नो सर, ये आपकी बॉडी में जो फैट एक्यूमुलेट हो रहा है वो उसको एनर्जी में भी कन्वर्ट करेगा। You will feel more energetic. Just like a booster. Yeah. So during coronavirus, you won't believe it, I was the only doctor who didn't even wear a mask, by the way. And I was taking these strips. I'm not saying it was a cure for coronavirus, but it was a prevention measure as far as my immunity was boost. So at the same time, जब गवर्नमेंट ने इजाज़त दी कि क्लिनिक्स चलें, सारी चीज़ें हों, मैंने फोकस ही इम्यून सिस्टम पे किया। आई गॉट कॉल्स फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट आस्किंग मी कि आपका कौन सा कॉकटेल है, हम यहाँ गरीबों को लगाते हैं। तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ फ्री में कैंप के लिए, कि अगर गरीब लोग, मैं प्रोवाइड कर दूंगी फंडिंग, अगर लोग गरीब ये कॉकटेल लगाना चाहते हैं तो मैं उन गरीबों को आके ये कॉम्प्लेक्सेस के कॉकटेल लगा दूँ, तो आया वो हेल्दी भी हो जाए, क्योंकि कोरोना ने एक डिप्रेशन दी, एंग्जाइटी दी,
कोरोना से लोग बहुत ज़्यादा फियर में चले गए, डेथ रेट बढ़ गया। मैं ये नहीं कह सकती कि अगर कोरोना लगता तो वो उस इंटेंसिटी पे जाता जिसमें डेथ आती, मगर प्रिवेंट कर सकते थे। अच्छा डॉक्टर टी, मैं चाहूँगी कि आखिर में उनके टाइम में बहुत कम रह गया, एक सवाल आपसे करूँ। एक वक्त था कि ब्यूटी का मयार था कि पंखड़ियों जैसे बारीक होंठ हो, पतली सी नाक हो, चौड़ी सी पेशानी हो, लंबे से बाल हो, सुराहीदार गर्दन हो। ये स्टैंडर्ड्स अब चेंज हो गए हैं। अब लड़कियां वेस्ट की लड़कियों की पिक्चर्स लेके आती, मेरी आईब्रो नीचे इसको खींच के ऊपर कर दें, मेरी नाक थोड़ी सी इधर से ज़्यादा फैली हुई लग रही है, इसको काट के थोड़ा सा अंदर कर दें, होंठ मेरे बढ़ा दें। ये क्यों चेंज हो गया? ये माइंडसेट क्या है? The only thing is the mobile phone. The only thing I will call this mobile phone the जाल। आपके Snapchat, Streaks, Threads, देखिए सारी अब चीजें बात यही है। बताएं, मैंने मोबाइल लिया नया, उसमें लिखा हुआ है फिल्टर। मैंने कहा व्हाट इज दिस फिल्टर? मैं तो जैसी हूँ वैसी ही तस्वीर लगा देती हूँ। तो लोगों में अब ये प्रॉब्लम होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मीट द पर्सन। देखिए आपकी ग्रूमिंग और आपकी पर्सनैलिटी इंटरनल सोल से है। अच्छा डॉक्टर डी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है, तो जाफरी साहब से जो है वो लास्ट रिमार्क्स लेना चाहूँगा। बात हुई कोरोना की, तो जाफरी साहब मैंने एक किताब में पढ़ा था, नास्ट्राडामस का नाम मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने जो है बड़ी चीज़ें प्रेडिक्ट की हुई थी कि जी आने वाले टाइम में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई भी, और इस हवाले से बड़े मशहूर भी हो गए थे वो। मैं ये जानना चाहूँगा मुख्तसर कि अगर अभी ऐसी कोई आपके पास, आपके एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई ऐसा इल्म अभी मौजूद है जिसके जरिए ये पता लगा जा सके कि ये पेंडेमिक और ये इस तरह की चीज़ें बिल्कुल है, प्रिहेंस हो सकती हैं? बिल्कुल है। जब ये कोरोना ख़त्म हुआ था तो मेरी एक प्रेडिक्शन यूट्यूब पे है भी कि उसमें मैंने कहा था अब जो अल्लाह ना करे जो भी कुछ आएगा वायरल, वो वायरस वो यहाँ से ऊपर का होगा। तो वो अब आजकल आ रहा है ना कि वजू करते हुए पानी का हाँ, वो दुआ ये कि अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर टी फॉर कमिंग ऑन आवर शो। और जाफरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बातें तो बड़ी मजे की हो रही थी, चलती रहती तो और मजा आता, लेकिन हमें जाना है, इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।